वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। इसरो एलपीएससी का तरफ से कुछ दिन पहले टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला था, जिसका सीबीटी एग्जामिनेशन कल 23 दिसंबर 2023 कंडक्ट हो चुका है। आज टेक्नीशियन बी फिटर ट्रेड का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन आपको पूछा गया था और आज का वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन का मैं एनालिसिस करूंगा, वो भी डिटेल में एनालिसिस करूंगा और विथ 100% एक्यूरेसी या 100% एक्यूरेट आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कहीं से भी आप इसका पेपर एनालिसिस देख लीजिएगा, आपको 2-3 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर वो गलत आपको बता ही देता है। लेकिन आज का पेपर का डिस्कशन में आपको पूरा 80 क्वेश्चन का ऑथेंटिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। हर एक मैथ, हर एक साइंस और हर एक टेक्निकल क्वेश्चन का मैं एक्यूरेट आंसर आज का वीडियो में बताऊंगा। तो इससे आप लोग पता कर सकते हैं आपको कितना मार्क्स अप्रॉक्सीमेट आने वाला है, और जो भी स्टूडेंट आने वाला दिन में इसरो का किसी भी यूनिट में फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। हो सकता है कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि कल इसका पेपर हुआ है और उसका बाद मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा था। नाइट शिफ्ट मैं करने का बाद मैं अभी भी ओटी कर रहा हूँ, ओवर टाइम कर रहा हूँ, और अभी मैं ऑफिस में बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और घर में मैं नहीं हूँ, इसीलिए स्मार्ट बोर्ड पर डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो का डिस्कशन। और इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एलपीएससी का एग्ज़ाम बाकी किसी भी ट्रेड से आप अटेम्प्ट करके आए हैं और आपका पास अगर फिटर छोड़ के बाकी ट्रेड का पेपर अवेलेबल है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8583870223 पर आप भेज दीजिए। मैं उसी पेपर का भी एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से डिस्कशन। आप जानते हैं इसरो का जब एग्ज़ाम होता है उसमें मैक्सिमम यूनिट में 80 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर लगभग देखा जाता है तो 60 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहता है, 20 लगभग 20 क्वेश्चन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से आपको पूछा जाता है, और लगातार 3 क्वेश्चन आपको वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन से आपको पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। और भी क्वेश्चन नीचे है। तो शुरू करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से डिस्कशन से। ओके, देखिए ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन आपको दिया गया था। द हाइट ऑफ द टावर ओ सी इन द बिलो फिगर डैश मीटर इफ एंगल ए इज 30 डिग्री एंड ए बी इज 100 मीटर। इसमें देखिए, इसमें आपको एक टावर दिया है, टावर का हाइट है ओ सी, ठीक है, मतलब ये आपका टावर है, इसका हाइट आपको निकालना पड़ेगा कितना मीटर है, ये आपको निकालना है। इधर देखिए आपको दिया है ए बी, इधर से इधर तक डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। और ये जो आपका एंगल बन रहा है ए एंगल, इसका वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको निकालना है, ए वाला पार्ट निकालना है, ओ सी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। देखिए इसमें आपको ओ ए का वैल्यू नहीं दिया है, इसको आप ओ ए का वैल्यू आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो आपका ओ बी का वैल्यू कितना हो गया, ओ बी का वैल्यू हो गया आपका ओ ए मतलब एक्स और प्लस ए बी मतलब प्लस 100, ये आपका हो गया है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं tan 30 डिग्री, ये आपका ए एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट या जिसको आप लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, हाइट अपन बेस। तो हाइट आपका ओ सी, बेस आपका ओ बी, ठीक है। तो इसमें tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इजिकल टू ओ सी आपको निकालना है। ओ बी का वैल्यू आपको दिया है x प्लस 100, ठीक है। तो ओ सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ सी का वैल्यू अगर देखा जाता है, ओ सी इजिकल टू x प्लस 100 अपन √3 आपका हो जाएगा। ओके, इतना तक आपको समझ में आ गया। आपको तो ओ सी का वैल्यू पूछा है, ओ सी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, लेकिन ये आपका डिजिट में आना चाहिए, आपका तो एक्स में आ गया, तो इधर तक आपका आ गया। इसका बाद आप देखिए, ये जो आपका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, देखिए इसमें अगर आप
देखते हैं, वेट कीजिए, देखिए वेट, एक बार देखिए इसमें, देखिए आपका जो ए एंगल है इसका वैल्यू है आपको दिया था 30 डिग्री, तो 2a मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं tan 60 इजिकल टू, तो tan 60 इजिकल टू आप क्या लिख सकते हैं, आपका सेम वही हो जाएगा, हाइट अपन बेस, हाइट आपका OC हो जाएगा, हाइट आपको OC लिख लेना है, और बेस का वैल्यू इधर आपका हो जाएगा ओनली OA, तो OA का जगह आपको क्या लिखना है, OA का जगह आपको x लिखना है, ठीक है। तो tan 60 का मान है √3, इधर आपका OC का वैल्यू क्या हो जाएगा, OC का वैल्यू आप लोग जानते हैं x प्लस 100 अपन √3, ठीक है। नीचे आपका ये x था, x जब आपका मतलब डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आपका x उल्टा हो जाएगा। इसका बाद आपको x का कैलकुलेशन कर लेना है। आप कैसे कर सकते, देखिए आप √3 इधर आप लेके आइए तो इधर आपका 3 आ जाएगा, तो इधर आपका एक्चुअली क्या आ रहा है, x प्लस 100 नीचे आपका x हो गया, ओके। इधर आपका आ गया 3x इजिकल टू x प्लस 100 मतलब 2x इजिकल टू 100, x इजिकल टू आपका 50 आ गया। x का वैल्यू आपका 50 आ गया। x आप लोग कौन सा पोर्शन को माने थे, 0, एक को आप x माने थे, ओके। और OC का वैल्यू एक्चुअली क्या आ रहा था, OC का वैल्यू आप देखिए ये आपका आ रहा था x प्लस 100 डिवाइड बाई √3, तो आप सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ इसको आप लिख लीजिए। तो आपको OC इजिकल टू आया था x प्लस 100 अपन √3, ठीक है। तो इधर आपको x का जगह 50 लगा लेना है, प्लस आपका 100 मतलब 150 हो जाएगा, 150 अपन √3, तो आपको नीचे का √3 को हटाने के लिए √3 से फिर मल्टीपल कर दीजिए, ऊपर में भी आप √3 को मल्टीपल कर दीजिए। अगर आप काट देते √3 अब 150 बटा √3 आएगा। तो इसका बाद देखिए आपका हो गया 150 √3, नीचे आपका √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा। तो इसका बाद काटने के बाद आपका क्या आ जाएगा 50, तो अब आपका OC का वैल्यू आ गया 50 √3, ठीक है। तो आप देखिए 50 √3 ऑप्शन में है या नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो OC का वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना। सबसे पहले आपको कौन सा ट्रायंगल से शुरू करना है, COB ट्रायंगल से शुरू करना है, tan 30 डिग्री वैल्यू लेके। उसका बाद आपका जब OC का वैल्यू निकाल के आ जाएगा, उसका बाद फिर आप COA ट्रायंगल का ले लीजिए, tan 60 डिग्री को लेके आप OC का वैल्यू आप इसमें निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैं हर क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम देता हूँ, क्योंकि जब आप पहला बार सीखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा से आपको सीखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, 3/2b इजिकल टू 2/3, तो आप इधर लिख लीजिए 3/2b इजिकल टू 2/3, ठीक है। इधर आप कर लीजिए 4b इजिकल टू आपका कितना हो रहा है, 4b इजिकल टू आपका 9 हो रहा है, ओके। b इजिकल टू आपका हो जाएगा 9/4, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 9/4 या 9/4 राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, इफ r इज द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, यदि r गोले की त्रिज्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डैश द्वारा दिया जाता है, तो इसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, किसी स्फीयर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 4πr²। अगर वॉल्यूम पूछता तो आपका हो जाता है 4/3πr³, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अब ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन शुरू होता है। रिमिंग इज द प्रोसेस ऑफ, रिमिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है टेक्निकल का जिसमें हम लोग किसी भी वर्कपीस में पहले से बनाया गया होल का साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके उसका फिनिशिंग करते हैं, तो ये होता है रिमिंग प्रोसेस। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इनलार्जिंग द प्रीवियसली ड्रिल्ड होल टू एक्यूरेट साइज विथ, आप बोल सकते हैं आप गुड फिनिश, ठीक है। एक्यूरेट साइज में जब आपका बनेगा तो ये एक्चुअली तो आपका गुड फिनिशिंग होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला है किसी भी वर्कपीस में पहले से बनाया गया होल है उसका साइज को और थोड़ा सा बढ़ा के आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जो फिनिश करते हैं और एक्यूरेट साइज में बनाते हैं, वो प्रोसेस होता है रिमिंग प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए
इंजीनियरिंग आरेखन में इस संकेत दर्शाता है। तो ये जो आपका सिंबल है, ये सिंबल आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सिंबल जब भी आपको किसी भी जगह में दिया रहेगा, मतलब मटेरियल रिमूवल नॉट रिक्वायर्ड या मशीनिंग प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब जहाँ पे वो करना माना है, मतलब वो आप नहीं कर सकते। मटेरियल रिमूवल नॉट रिक्वायर्ड मतलब जहाँ पे मटेरियल रिमूव करना ज़रूरत नहीं है, मतलब मशीनिंग करना ज़रूरत नहीं है, वो जगह में ऐसा सिंबल दिया रहता है। ओके, कुछ जगह में ऐसा सिंबल दिया रहता है, ऐसा सिंबल, सिर्फ आपका ऐसा सिंबल दिया रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि इधर मशीनिंग रिक्वायर्ड, मतलब मटेरियल रिमूवल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें आपका जो सिंबल दिया है, कभी कभी ऑप्शन में आपको दिया रहता है मशीनिंग प्रोहिबिटेड, मतलब मशीनिंग करना इधर माना है, या मटेरियल रिमूव करना इधर ज़रूरी नहीं है। और जब आपका ऐसा सिंबल दिया रहेगा, ऐसा सिंबल, मतलब इधर आपको मशीनिंग करना पड़ेगा, मतलब मटेरियल रिमूवल करना ज़रूरी है। ओके, ये दो सिंबल आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6th नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट से आप किसी भी एंगल को मार्किंग, चेकिंग और मेजरिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्यूरेसी 1 डिग्री होता है, और इसमें 3 पार्ट होता है, मेनली 3 पार्ट होता है। चौथा पार्ट भी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रोटेक्टर हेड सबसे पहला, उसके बाद स्क्वायर हेड, और तीसरा होता है सेंटर हेड, और चौथा होता है रूल या स्टील रूल। ठीक है, तो इसमें देखिए बीवेल गेज, स्टील रूल, स्टॉक, टरेट, तो ये तीनों आपका नहीं होगा, ओनली स्टील रूल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, साइज ऑफ ए डिवाइडर इज। डिवाइडर एक मार्किंग टूल है। जब आप मार्क करते हैं या लेआउट पर्पस में, जब आपको किसी भी डिस्टेंस को ट्रांसफ़र करने का ज़रूरत होता है, या किसी भी पार्ट को आप इक्वली डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ता है, तो तब डिवाइडर हम लोग यूज करते हैं। तो डिवाइडर का दोनों लेग का लेंथ समान होता है, और इसका साइज लिया जाता है, इसका जो पॉइंट होता है, गेजिंग पॉइंट से उसका जो फलक्रम होता है, फलक्रम का सेंटर पोर्शन तक, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द फलक्रम, या फलक्रम को हम लोग पाइवट कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं अलम की बिंदु से केंद्रों तक की दूरी से हम लोग डिवाइडर का साइज को स्पेसिफाई करते हैं। मतलब जो आपका फलक्रम या पाइवट रहता है, उसका सेंटर पोर्शन से डिवाइडर का जो लेग का एकदम पॉइंट होता है, जितना डिस्टेंस होता है वही डिवाइडर का साइज दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में 99.9999% स्टूडेंट गलत करके आया है, और आप कहीं पर भी सोल्यूशन भी आप देखेंगे तो आपको गलत ही सोल्यूशन मिलेगा। इसरो इतना भी सिंपल नहीं क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, इसमें बोला है ए पर्सन वॉक्स एट ए कंस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड along a straight line from P to Q and returns along Q to QP at a constant speed of 4 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर ट्रिप, देखिए जर्नी कर रहा है स्ट्रेट लाइन में P से Q। ठीक है, जब जा रहा है उसका गति है 8 मीटर पर सेकेंड, और जब लौट के आ रहा है उसका गति हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। इसका जब एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला जा रहा है एंटायर ट्रिप का, तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर दे रहे हैं। 8 + 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 12 डिवाइड बाई 2 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। आपको ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। आप ए अगर करके आए हैं तो ए आपका गलत हो जाएगा, और मैक्सिमम कैंडिडेट गलत करके भी आया है। इसको करने का एक तरीका होता है, देखिए 2AB डिवाइड बाई A+B। ये मतलब क्या है? ये मतलब आपका पहला स्पीड, और B मतलब सेकेंड स्पीड। तो इधर देखिए 2, ये मतलब पहला स्पीड आपका 8 मीटर पर सेकेंड था, और आपका सेकेंड स्पीड था 4 मीटर पर सेकेंड। नीचे आपका दोनों स्पीड का जोगफल 8 + 4। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो इधर आपका कितना आ जाएगा? 2 से 14 डिवाइड बाई 12। सॉरी, ये आपका 14 नहीं आएगा, सॉरी, आप 32 64 आएगा। 8 × 4 = 32, 32 × 2 = 64 डिवाइड बाई 12।
तो इसको जब आप कैलकुलेशन करते हो तो 5.33, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको मल्टीपल करना है और नीचे आपको दोनों स्पीड का जोगफल करना है। तो 5.33 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा एंटायर ट्रिप का। जो स्टूडेंट 6 मीटर पर सेकेंड करके आए हैं, आप सोच रहे थे आपका सही हुआ, लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत हुआ है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको और 1-2 क्वेश्चन का भी ऐसा मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल मिस्टेक है। स्पार्क गियर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर व्हेन द एक्सिस ऑफ शाफ्ट इज। स्पार्क गियर पावर संचरण के लिए प्रयोग किया जाते हैं जब शाफ्ट के अक्ष डैश होते हैं। तो स्पार्क गियर और हेलिकल गियर, दोनों गियर दो पैरेलल शाफ्ट का बीच में पावर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो इधर आपको राइट आंसर करके आना है कि पैरेलल शाफ्ट का बीच में पावर को ट्रांसमिट करता है। अगर बीवेल गियर का बारे में आपको पूछता तो बीवेल गियर के लिए होता है नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग गियर। ठीक है, मतलब इसमें नॉन पैरेलल रहता है आपका बीवेल एंड बीवेल गियर। इसमें नॉन पैरेलल होता है लेकिन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और बीवेल गियर किसी भी एंगल पर पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसीलिए स्पार्क गियर और हेलिकल गियर जब भी आपको बोला जाएगा तो दो पैरेलल शाफ्ट का बीच में पावर ट्रांसमिट होता है। एक्चुअली स्पार्क गियर में जो इसका टीथ होता है, इसका गियर का एक्सिस का बराबरी समांतराल इसका काटा जाता है, टीथ भी काटा जाता है। लेकिन अगर हेलिकल गियर का बात करें तो गियर का जो एक्सिस होता है उसका एक्सिस का साथ एंगल में टीथ काटा जाता है। हेलिकल गियर में एंगल में टीथ काटा जा सकता है हेलिकल गियर में, लेकिन पावर जब ट्रांसमिट करता है पैरेलल शाफ्ट का बीच में ही पावर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, फॉर ए थ्रेड वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू रूट इज। ये आपका ऐसा थ्रेड होता है। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कीजिए, इसके बाद एक एक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो इसमें आपका क्रेस्ट पोर्शन कौन सा होता है? ये आपका फ्लैंक है, ये आपका फ्लैंक है। दोनों फ्लैंक ज्वाइन होकर जो टॉप पोर्शन बनाते हैं ये आपका क्रेस्ट होता है, ये आपका क्रेस्ट पोर्शन। और दोनों फ्लैंक ज्वाइनिंग होकर जो बॉटम पोर्शन बनाते हैं ये वाला पोर्शन आपका होता है रूट। ठीक है, तो ये जो आपका क्रेस्ट से रूट तक जो दूरी है, ये जो आपका दूरी है इसको कहते हैं सिंगल डेप्थ, या आप बोल सकते हैं डेप्थ। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन मैशिनिंग एन इरेगुलरली शेप्ड वर्कपीस हेल्ड इन फेस प्लेट काउंटर बैलेंसिंग इज डन। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फेस प्लेट में जब हम लोग किसी अनियमित आकार के वर्कपीस को पकड़ के मैशिनिंग करते हैं तो काउंटर बैलेंसिंग क्यों प्रदान किया जाता है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं इरेगुलर शेप्ड वर्कपीस को मैशिनिंग करने के लिए हम लोग फोर्जा चक मतलब इंडिपेंडेंट चक का उपयोग करते हैं। जब हम लोग फेस प्लेट का उपयोग करके किसी इरेगुलर शेप वर्कपीस का मैशिनिंग करते हैं, जैसे टर्निंग करते हैं, तो तब काउंटर बैलेंसिंग दिया जाता है। काउंटर बैलेंसिंग नाम से आपको पता चल रहा है कि बैलेंस करना होता है। जैसे आपका क्लॉकवाइज होता है और एक आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो वैसे सेम है कि बैलेंस करने के लिए हम लोग कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ प्रोवाइड करते हैं जिसको काउंटर बैलेंसिंग कहते हैं। ओके, तो इसमें देखिए जो आपका फेस प्लेट है, फेस प्लेट में हम लोग वर्कपीस को पकड़ लिए हैं और वर्कपीस का आप आकार अगर देखते हो तो वर्कपीस आपका पूरा सिलिंड्रिकल नहीं है। अगर अंडाकार होता है तो अंडाकार वर्कपीस को जब आप लोग पकड़ते फेस प्लेट पर, तो ये जब आपका फेस प्लेट घूमेगा ना तो आपका अंडाकार वर्कपीस होने का कारण एक्चुअली वर्कपीस आपका वबलिंग होगा। मतलब जब आपका ऊपर उठेगा वर्कपीस घूमने का टाइम तो उसमें उठने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जब नीचे आएगा भारी वेट होने का कारण, किसी एक साइड में तो आपका भारी वेट होगा, अंडा का जैसा होता है, किसी एक साइड मोटा होता है तो जिस साइड मोटा है उसको उठाने में ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा। और उसी को जब आप लोग नीचे लाएंगे घुमा के तो उसमें ग्रेविटी का कारण, भारी होने का कारण वो नीचे जल्दी आ जाएगा। मतलब उठने का टाइम थोड़ा सा स्लो होगा, फिर नीचे आने का टाइम जल्दी आएगा। मतलब इसमें होगा क्या, एक्चुअली उसका जो स्पीड होगा ना, जो फेस प्लेट घूमेगा वो कांस्टेंट नहीं घूमेगा, इधर धीरे उठेगा फिर जल्दी आएगा।
धीरे उठेगा फिर जल्दी आएगा, मतलब उसमें आपको लगेगा कि उसमें वॉबलिंग हो रहा है, मतलब उसमें एक्चुअली देख के लगेगा फेस प्लेट डांसिंग कर रहा है, ठीक है, तो जिसको वॉबलिंग कहते हैं। तो ये एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि आपका जो वर्कपीस है पूरा सिलिंड्रिकल नहीं है, उस जगह में क्या है, वो आपका अंडाकार टाइप वर्कपीस है, ठीक है। इसीलिए जहाँ पे ज़्यादा भारी होता है, सोचिए ये आपका वर्कपीस है, इधर आपका ज़्यादा भारी हो गया, उसका उल्टा साइड में हम लोग काउंटर वेट देते हैं फेस प्लेट में। और ये काउंटर वेट क्यों देते हैं कि दोनों साइड, फेस प्लेट का दोनों साइड का वेट को बैलेंस करने के लिए, दोनों साइड का वेट का जब बैलेंस हो जाएगा फेस प्लेट का, इधर का वेट और इधर का वेट जब बैलेंस हो जाएगा तो प्रॉपरली घूमेगा। कहीं अगर कम ज़्यादा होगा तो उतने में ज़्यादा दिक्कत होगा, आने का टाइम लौट के आने का टाइम इसमें ज़्यादा उसको जल्दी आएगा, इसलिए उसमें प्रॉपरली नहीं घूमता है। इसीलिए दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए, फेस प्लेट का दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए हम लोग एक वेट यूज करते हैं जिसको काउंटर वेट कहते हैं। और काउंटर वेट की दिया जाता है काउंटर बैलेंसिंग के लिए। मतलब क्या है, काउंटर बैलेंसिंग एक्चुअली दिया जाता है, इसका पीछे में जो मेन कारण होता है वो है ऑप्शन नंबर सी। आप देखिए, टू अवॉइड वाइब्रेशन व्हाइल मशीनिंग, अब मशीनिंग के समय कंपन से बचने के लिए। तो जब आपका वर्कपीस एक्चुअली रेगुलर शेप में नहीं है तो वो आपका वॉबलिंग होने का टाइम आपका लगेगा जार्किंग हो रहा है, जाएगा ऊपर धीरे, आने का टाइम जल्दी आएगा, मतलब धकेल के आएगा, तो उसमें एक्चुअली वाइब्रेशन होता है। इसलिए मशीनिंग का टाइम वाइब्रेशन से बचाने के लिए हम लोग फेस प्लेट का दोनों साइड को बैलेंस करते काउंटर बैलेंस से, काउंटर वेट देके, जिसको काउंटर बैलेंसिंग बोलते हैं कि काउंटर बैलेंस हम लोग कर लिए हैं। और ये एक्चुअली करते हैं मशीनिंग का टाइम वाइब्रेशन को कम करने के लिए, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना है, लॉजिक समझना है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्निंग ऑपरेशन इंक्रीजेस वर्कपीस डायमीटर, निम्न में से कौन सा टर्निंग प्रचलन कार्य को बढ़ाता है, मतलब कौन सा ऑपरेशन में वर्कपीस का डायमीटर इंक्रीज होता है, नार्लिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग, थ्रेडिंग। तो इसमें देखिए जितना भी आपका ऑपरेशन है ग्रूविंग, थ्रेडिंग और पार्टिंग, इसमें एक्चुअली डायमीटर को आप इसमें कम ही रखते हैं, मतलब आपका कम होता है, डायमीटर कम होगा, आपका बढ़ेगा नहीं। लेकिन नार्लिंग में क्या होता है, नार्लिंग एक फॉर्मिंग ऑपरेशन है, आपका जो भी आप वर्कपीस का साइज बना लिए उसका ऊपर जब नाल टूल को आप चलाते हैं उसका डायमीटर आपका बढ़ जाता है। डायमीटर अगर 10 था तो 10 पॉइंट आपका 2 लगभग, मैं आपको एग्जांपल दे, आपका बढ़ जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपका नाल सरफेस बन जाता है, और बढ़ने का कारण क्या होगा, ये आपका नलिंग सरफेस थोड़ा सा उसका डायमीटर से, जो पहले डायमीटर तो उसे डायमीटर से थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। आप एक्सटर्नल थ्रेडिंग में भी बोल सकते हैं, जैसे हम लोग किसी शेफ्ट पर अगर थ्रेड काटते हैं, सोचिए थ्रेड काट के हमको M20 थ्रेड बनाना है। M20 थ्रेड बनाने के लिए हम लोग एक्चुअली इसका जो ब्लैंक साइज करते हैं, कितना करते हैं, जो इसका मेजर डाय होता है, मेजर डाय माइनस पिच बटा 10 करते हैं, मतलब 20, और इसका अगर पिच अगर 2 होता है माइनस 2 डिवाइड बाई 10, मतलब इधर आपका आ जाएगा 20 माइनस 0.2, मतलब आपका 19.8 आपका आ जाता है। तो ये भी देखिए एक्सटर्नल थ्रेडिंग में भी एक्चुअली इसका डायमीटर बढ़ता है, ठीक, एक्सटर्नल थ्रेडिंग में बढ़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में बढ़ता है, नार्लिंग में बढ़ता है। इसमें थ्रेडिंग आपको मेंशन नहीं किया, ओनली थ्रेडिंग बोला है, इसलिए थ्रेडिंग प्रॉपर आइटम सा नहीं होगा। अगर नार्लिंग नहीं रहता ऑप्शन में, बाकी और किसी ऑप्शन रहता, फेसिंग, पार्टिंग, ग्रूविंग और थ्रेडिंग आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल थ्रेडिंग में थोड़ा सा उसका डायमीटर भी बढ़ जाता है, ओके। लेकिन जब नार्लिंग ऑप्शन में है, नार्लिंग में सबसे ज़्यादा उसका डायमीटर बढ़ता है वर्कपीस का, ओके। दोनों आप देख लीजिए, दोनों में बढ़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रू गेज मतलब माइक्रोमीटर का बात कर रहे हैं। हैविंग ए लिस्ट काउंट ऑफ 0.01 मिलीमीटर, इसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, एंड ए पॉजिटिव एरर ऑफ 0.03 मिलीमीटर, इसमें धनात्मक त्रुटि 0.03 मिलीमीटर है ऑलरेडी, इज़ यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए थीन वायर। तो ऐसा एक माइक्रोमीटर है जिसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर और इसमें पॉजिटिव एरर ऑलरेडी है 0.03 मिलीमीटर। इससे जब हम लोग किसी थीन शीट का थिकनेस को मेज़र करते हैं, किसी थीन शीट का थिकनेस को मेज़र करते, उसमें एक्चुअली क्या आ रहा है, देखिए इसमें बोल रहा है मेज़र करने पर व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द शीट, थिकनेस सीट का क्या हो जाएगा, जबकि मेन स्केल का रीडिंग 0.6 मिलीमीटर और इसका
30th डिविएशन ऑफ थिम्बल कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। इसका मेन स्केल लाइन के साथ थिम्बल का 30th डिवीजन मतलब 30 नंबर लाइन मैच करता है। तो इसमें एक्चुअली माइक्रोमीटर का रीडिंग क्या हो जाएगा, आप लोग तो जानते हैं माइक्रोमीटर में पहले से बोला कि पॉजिटिव एरर है, मतलब जो भी आपका रीडिंग आएगा उससे आपको रीडिंग को माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट थिन शीट का थिकनेस निकाल के आएगा। अगर हम लोग नहीं माइनस करते हैं पॉजिटिव एरर वैल्यू तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें गलतियाँ आ जाएगा। तो इसमें एक्चुअली देखिए आपका जो मेन स्केल रीडिंग दिया 0.6 मिलीमीटर दिया है और थिम्बल में आपका 30th लाइन मैच करे। थिम्बल का एक एक डिवीज़न का वैल्यू होता है 0.01, तो 30th डिवीज़न का वैल्यू हो जाएगा 30 डिवीज़न का वैल्यू हो जाएगा 0. आपका आ जाएगा 30। ओके 0.30 आपका आ गया। दोनों को अगर आप जोड़ते तो 0.9 आपका आ गया, 0.90 मिलीमीटर। एक्चुअली इसका ए रीडिंग आ गया है। लेकिन इसमें देखिए इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, इसमें आपको बोला जा रहा है इसमें जो आपका मेज़रमेंट आया है 0.90 तो आपका आ गया है। अब जब सीट का थिकनेस को चेक किए लेकिन उसमें तो पहले से 0.03 मिलीमीटर आपका पॉजिटिव एरर था, तो वो तो आपको निकालना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा 0.03 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 0.87 मिलीमीटर। ये जब आप माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाता है ओरिजिनल थिन सीट का थिकनेस। ठीक है, तो आपको थिन सीट का थिकनेस ही निकालने के लिए बोला है, मतलब आपको जो पॉजिटिव एरर था उसको माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए 0.87 मिलीमीटर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राइंडिंग व्हील चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। एक ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया है C36M5S, द मीनिंग ऑफ 5 इज। C मतलब आपका टाइप ऑफ एब्रेसिव, तो सबसे पहले एक्चुअली होता है मैन्युफैक्चर सिंबल फॉर एब्रेसिव, ये आपको नहीं दिया। इसके बाद टाइप ऑफ एब्रेसिव, इसका बाद ग्रेन साइज, M मतलब ग्रेड, 5 मतलब स्ट्रक्चर और S मतलब आपका टाइप ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो 5 मतलब आपका क्या हो रहा है, 5 मतलब आपका हो रहा है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 60% मोर देन ए थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू नंबर इज। इसमें देखिए टोटल 3 संख्या है और इसमें जो पहला और सेकेंड नंबर है वो थर्ड नंबर से 20% और 60% ज़्यादा है। अगर हम लोग मान लेते लेट द थर्ड नंबर इज़ 100, अगर तीसरा जो नंबर है वो अगर 100 हम लोग मान लेते हैं तो फर्स्ट नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20% ज़्यादा है, मतलब 100 से 20% ज़्यादा है, मतलब और 20% जुड़ जाएगा, मतलब 120 हो गया। और सेकेंड नंबर बोला है कि थर्ड नंबर से 60% ज़्यादा, मतलब इसका 60% 60 होगा, तो एक्चुअली 60% ज़्यादा मतलब 160 हो जाएगा। दोनों का जब आप लोग रेशियो निकालते हैं फर्स्ट और सेकेंड का, इधर 4 चौके 4 3 12 और 4 चौके 16, तो 3:4 आ जाएगा फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब जगह में आप एक्स का वैल्यू लेने मत जाइए, क्योंकि जितना सिंपल हो सके वो आप 100 को पकड़ के कर सकते हैं। 100 को पकड़ के करना बहुत इजी होता है, एक्स को आप लेने जाएंगे तो एक्स आपका फिगर उतना ही ज़्यादा बढ़ते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक डेंसिटी। विशिष्ट घनत्व का मात्रा क्या है। स्पेसिफिक डेंसिटी का यूनिट निकालने से पहले इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। स्पेसिफिक डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसी में देखिए डेंसिटी का यूनिट क्या होता है आप तो जानते हैं, और सोचिए किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी मैं आपको जस्ट नॉर्मली बार बोल रहा हूँ कि इसमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और वाटर का डेंसिटी मान के चलिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें देखिए ऊपर में भी आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नीचे में भी आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो एक्चुअली काटने के बाद क्या आ जाएगा, ओनली इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में भी आपका डेंसिटी है नीचे में भी आपका डेंसिटी है। जब भी डेंसिटी का यूनिट आप लिखते हैं ऊपर में और नीचे दोनों कट जाएगा, तो स्पेसिफिक डेंसिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ओनली इसका वैल्यू होता है।
जो भी वैल्यू है, मैं तो आपको जस्ट एग्जांपल दे के बताया हूँ। तो इसका यूनिट कुछ नहीं होता, इसका सिर्फ डिजिट होता है कि इतना है 1 2 13.5 14.5, ये आपका ओनली वैल्यू होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बता दिया हूँ। तो नो यूनिट इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक पंप। तो ये हाइड्रोलिक में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, आप सब स्टूडेंट जानते हैं, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ में एक्चुअली क्या बताया जाता है, सोचिए आपका किसी भी एक कंटेनर है या किसी भी एक कॉन्फाइंड जगह में, क्लोज जगह में आप किसी लिक्विड के रखे हैं, ठीक है। इसमें अगर किसी भी एक जगह से आप प्रेशर देते हैं, तो ये प्रेशर एक जगह में आप दे रहे हैं, लेकिन उसका बाद क्या होगा, ये प्रेशर जो कंटेनर है, कंटेनर में आपका लिक्विड है, उसका चार पास में प्रेशर फैल जाएगा, प्रेशर फैल जाएगा और ये हर तरफ बाहर निकालने का कोशिश करेगा। तो इसमें एक्चुअली यही होता है, किसी एक ही पॉइंट में अगर आप क्लोज्ड किसी कंटेनर में लिक्विड रखे और एक ही जगह में आप जब प्रेशर देते हैं, वो प्रेशर हर जगह में डिवाइड हो जाता है और हर तरफ से वो प्रेशर को निकालने का, हर साइड से निकालने का कोशिश करता है। तो ये होता है एक्चुअली पास्कल लॉ। 18 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट एच इज़। इसमें देखिए स्पीड वेलोसिटी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें देखिए जब आप किसी पिंड का वेग भूमि पर पहुंचने पर डैश होता है जब एच ऊंचाई से गिराया जाता है। मतलब सोचिए आप किसी बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गए हैं और इधर से आप किसी बॉल को फेंक रहे हैं, तो उधर आपका इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होता है, 0 होता है। जब नीचे आता है तो वो एक्सीलरेशन गेन करके क्या होता है, उसका फाइनल वेलोसिटी का कुछ वैल्यू होता है, ओके। और ये कितना डिस्टेंस तय कर रहा है, एच डिस्टेंस तय कर रहा है। एच इज इक्वल टू आप एच लिखिए और आपका एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आप जी का मान जो आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो आप लिख लीजिए। तो इसका एक्चुअली फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है। इसमें देखिए वी स्क्वायर आपका वैल्यू इसका मालूम नहीं है, यू स्क्वायर आप जो भी है अगर 0 पुट करते तो वी स्क्वायर माइनस 0 आपका वी स्क्वायर ही हो जाएगा। 2AS, ए का जगह आपको लिखना है G और इसका जगह आपको लिखना है H, क्योंकि वो दूरी है। तो इधर आप V इज इक्वल टू क्या करेंगे, √2GH, ठीक है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ ब्लेड इज यूज्ड फॉर कटिंग कर्व लाइन। वक्रों रेखाओं को काटने के लिए किस प्रकार का ब्लेड को प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हेक्सा ब्लेड, हम लोग जब किसी भी मेटल को काटते हैं तो काटते टाइम अगर थोड़ा सा इधर उधर बेंड भी होता है तो टूट जाता है, क्योंकि वो ऑल हार्ड ब्लेड होता है। और फ्लेक्सिबल ब्लेड अगर लेते हैं ना, तो वर्कपीस में अगर ऐसा घुमावदार आपका रेखा भी है तो इस रेखा बराबर भी आप काट सकते हैं। तो ब्लेड उसके लिए क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल ब्लेड होना चाहिए। फ्लेक्सिबल ब्लेड में आपका सिर्फ टीथ पोर्शन हार्ड होगा, बाकी पोर्शन हार्डन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, इसमें बोल रहा है इस सर्कुलर प्लेट इज कट फ्रॉम ए स्क्वायर पीस ऑफ शीट मेटल हैविंग साइड ऑफ A सेंटीमीटर, फाइंड द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ शीट मेटल व्हेन द सर्कल टचेस ऑल द एजेस ऑफ द स्क्वायर प्लेट। तो देखिए ध्यान से आप देख लीजिए, मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ कि आप मैथ करते टाइम एक्स का जगह ऑलवेज आप 100 लेने का, जब परसेंटेज का बात करेगा तो इसमें देखिए आपका परसेंटेज बोला है, परसेंटेज प्रतिशत, आपका प्रतिशत मतलब हर 100 में, हर 100 में क्या हो रहा है। तो परसेंटेज के जब भी बोलेगा तो 100 वैल्यू लेने का कोशिश आप जरूर कीजिएगा। तो इसमें बोला है कि एक आपका स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, ठीक है। अच्छा से देखिए, इसमें से आपको एक सर्किल वेट, इसमें से एक सर्किल को आपको काट के निकालना पड़ेगा। काट के जब आप निकाल देंगे, बाकी कितना परसेंटेज मटेरियल, ये तो आपका जो ये वाला मटेरियल है ये तो आपका निकल जाएगा, बाकी
जो बचे रहेगा रिमेनिंग पोर्शन ऑफ मटेरियल वो कितना परसेंटेज बचे रहेंगे, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इधर आपको बोला है जो आपका स्क्वायर पीस है, स्क्वायर पीस का साइड ए सेंटीमीटर है, ए का वैल्यू आप मान लीजिए 10 मानेंगे तभी इसका जो एरिया है, एरिया आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 10 × 10 मतलब 100 आ गया। तो इसका एरिया देखिए आपका 100 आ गया। ठीक है, और आपका जो सर्किल है, सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा, आप देखिए इसका जो स्क्वायर का जो साइड है वो ए है, मतलब 10 है, और ये आपका डायमीटर हो रहा है, इसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, मतलब जो स्क्वायर का साइड है उसका आधा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये सर्किल का रेडियस हो जाएगा। तो आप सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं πr²। ठीक है, तो इधर आप 3.14 इंटू 5 × 5 करिए। ठीक है, इधर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर आपका वैल्यू आ जाएगा 78.5 आ जाएगा। ये भी आपका मीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर जो भी बोल रहा है, इधर आप मीटर सेंटीमीटर लिख लीजिए, सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें टोटल आपका मटेरियल कितना था, ये आपका 4-5 मिला के टोटल एरिया कितना था, 100 था। उसमें से आपका कितना यूज़ हो रहा है सर्कल के लिए, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यूज हो रहा है, और कितना आपका बचे रहते हैं, 100 - 78.5, मतलब इधर आपका क्या बचे रहेगा, ये आपका 21.5 ये आपका बचे रहेगा। आप इसका माइनस कीजिए, 21.5 आ जाएगा। तो इतना % ऑफ मटेरियल वेस्ट होगा जब आप स्क्वायर से सर्कल को निकाल लेंगे, तो इतना पोर्शन ऑफ मटेरियल या इतना परसेंटेज मटेरियल ये बचे रहेगा जो वेस्टेज होने वाला है। ठीक है, इसीलिए देखिए हमने 100 पकड़ के चले थे, इसीलिए इसको निकालना बहुत ही आसान हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इसका राइट आंसर 270 करके आए हैं, और अब कुछ स्टूडेंट भी बोल रहा है कि यूट्यूब पर भी सलूशन जब दिया जा रहा है 270 आपको बोला जा रहा है, लेकिन 270 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपको बता रहा हूँ। देखिए ये तो आपको करके आना ही चाहिए था। ये आपको दिया है थीटा माइनस 180 = 1। ठीक है, इसमें देखिए आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले साइन इधर प्रॉब्लम कर रहा है, साइन को हटाना पड़ेगा। तो इधर जो भी है उधर आप रहने दीजिए, sin 3 थीटा माइनस 180 = आपको तो पता है साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो आप साइन 90 डिग्री लिख लीजिए 1 का जगह, तो साइन साइन आपका कट जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा, 3 थीटा माइनस 540 = 90 आ गया। ठीक है, तो 3 थीटा = आपका अगर 90 प्लस 540 थीटा = आपका क्या हो जाएगा, थीटा = आपका हो जाएगा, देखिए इधर एक्चुअली आपका 630 आ रहा है, डिवाइड बाई 3, तो इसको जब आप काटते तो 210 आएगा। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू एक्चुअली 210 डिग्री होगा, 270 नहीं होगा, ये गलत है। 210 डिग्री जो भी स्टूडेंट करके आए हैं वो उसका राइट आंसर मतलब उसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या था इसमें, 1 का जगह जस्ट साइन 90 डिग्री आपको लिखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही करना है, साइन साइन आप कर लीजिए, बाकी आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। ए प्लेन रिंग गेज इज यूज्ड फॉर चेकिंग। प्लेन रिंग गेज क्या चेक करने के लिए यूज होता है, तो किसी सिलिंड्रिकल पार्ट का एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करने के लिए यूज होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स इज मेजर्ड बाय। जुड़ने वाला पुंजों के बीच क्लियरेंस आपको डैश द्वारा मापी जाती है। तो ऐसे किसी मेटिंग पार्ट्स का क्लियरेंस या एयर गैप को चेक करने के लिए फीलर गेज यूज होता है, जिसका ब्लेड का लेंथ होता है 100 मिलीमीटर। 24 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। द पिच डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड इज चेक्ड बाय। एक्सटर्नल मतलब बाहरी स्क्रू थ्रेड का पिच बेस डैश द्वारा पता किया जाता है, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से पता किया जाता है, या आप 3 वायर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स
हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, निम्नों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत अधिक होते हैं? तो कौन से लोहे में कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है? कास्ट आयरन में होता है, इसमें 2 से 4% तक कार्बन होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी का कारण ये बहुत ज़्यादा ब्रिटल भी होता है। जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कुछ नहीं है, उसको जल्दी जल्दी करके ख़त्म करूँगा, जहाँ पे टाइम देना है उसी क्वेश्चन पर फोकस करूँगा। 26 नंबर क्वेश्चन, मेन एलोइंग एलिमेंट ऑफ हाई स्पीड स्टील, HSS स्टील का एलोइंग एलिमेंट मेन क्या है? तो इसमें 18:4:1 रेशियो में रहता है टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रहता है मेन एलिमेंट है टंगस्टन। 27 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ फॉर स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट A0, A1, A2, A3, A4 इज़। तो इसमें जो आप ड्राइंग शीट का साइज आप जानते हैं A0 से शुरू करके A4 तक, इसमें लेंथ मतलब ए वाला आपका लेंथ और ए वाला आपका विड्थ, इसका रेशियो क्या होता है? अब अगर नॉर्मली A4 शीट का तो आप लेंथ और विड्थ का वैल्यू आप जानते हैं 210:297। ठीक है, और इसी को जब आप लोग 210 से डिवाइड कर देते तो इसका वैल्यू एक्चुअली आ जाता है 1.414। ठीक है, तो इधर आप अगर 210 से डिवाइड करते हैं तो इधर आपका क्या आ रहा है रेशियो, जब आप करते हैं ना 1:1.414, तो 1.414 वैल्यू किसका होता है? √2 का वैल्यू होता है। मेरा बात समझने का कोशिश कीजिए, इसमें नॉर्मली एक पेपर का आपको साइज जानना है, A4 साइज का तो पेपर आपको ऑलवेज याद रखना है 210 × 297। इसी में अगर आप 210 से डिवाइड करते रेशियो निकालते टाइम तो इधर 1 आ जाएगा और इधर आपका आ जाएगा 1.414। 1.414 किसका वैल्यू होता है? √2 का वैल्यू होता है, इसलिए 1:√2 इसका रेशियो हो जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट का। तो ऑप्शन नंबर बी 1:√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेंथ और विड्थ का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट फीचर इन जियोमेट्रिक टॉलरेंस, ज्यामितीय सहायता में कौन सी स्वतंत्र विशेषता होती है? तो जियोमेट्रिक टॉलरेंस में इंडिपेंडेंट फीचर, स्वतंत्र फीचर कौन सा है? मतलब वो उसको इंडिकेट करने के लिए किसी और चीज़ का सपोर्ट नहीं लेना पड़ता। जैसे अगर आप परपेंडिकुलरिटी का बात करते हैं तो परपेंडिकुलरिटी का सिंबल होता है जियोमेट्रिक टॉलरेंस में ऐसा, मतलब किसी आपका एक ऐसा वर्क पीस है, उसमें जब आपका ऐसा पार्ट रहता है, मतलब देखिए इस पार्ट को अगर आपको रेफरेंस करना मतलब स्पेसिफिकेशन बताना है, पोजीशन बताना है, तो किसका ऊपर है? ये वाला एक पार्ट का ऊपर है। ठीक, मतलब ये एक्चुअली डिपेंडेंट है नीचे वाला पार्ट का ऊपर। ठीक है, वैसे अगर आप पोजीशन देखते, पोजीशन में एक्चुअली होता क्या है? पोजीशन में आपका ऐसा सिंबल होता है। ठीक है, पोजीशन जब भी आप करते किसी भी आपका सोचिए वर्क पीस है तो इधर से भी आपका एक रेफरेंस सरफेस लेना पड़ता। ठीक है, और नीचे से भी आपको रेफरेंस सरफेस लेना पड़ता, तब भी तो जाके आप ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, उसका बीच वाला जहाँ पे मैच करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो आपका पॉइंट हो जाता, तो वो आपका पोजीशन है। तो एक्चुअली इसको भी एक्चुअली इंडिकेट करने के लिए डिपेंडेंट है, इसका रेफरेंस सरफेस का ज़रूरत होता है। कॉन्सेंट्रिसिटी का अगर बात करते हैं, कॉन्सेंट्रिसिटी में एक्चुअली होता क्या है? सोचिए किसी एक वर्क पीस है, ठीक है, मैं इसको इरेज सबसे पहले कर देता हूँ। किसी एक आपका ऐसा वर्क पीस है, ठीक है, और एक किसका ऊपर है? ये भी एक ऐसा है, ये भी एक आपका ऐसा है। ठीक है, ये भी आपका ऐसा है, मतलब इधर जो आपका सर्किल है इसका भी जो सेंटर पॉइंट है इसका भी सेंटर पॉइंट सेम है। मतलब इसको इंडिकेट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? ऐसे छोटा वाला सर्किल ऊपर से अगर टॉप व्यू देखते और बड़ा वाला सर्किल का ऐसा आएगा टॉप व्यू में। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रिसिटी समझाने के लिए ऐसे बड़ा वाला सर्किल का सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि ये वाला सर्किल भी बड़ा वाला सर्किल का कॉन्सेंट्रिक है। मतलब क्या, इसको भी एक्चुअली एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए एक चीज़ का सपोर्ट लेना पड़ता है। लेकिन जो आपका सिलेंड्रिसिटी होता है, सिलेंड्रिसिटी का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है।
सिलिंड्रिसिटी मतलब जो आपका सिलेंडर है उसको सिलिंड्रिसिटी बताने के लिए किसी को भी किसी भी चीज़ का सपोर्ट नहीं लेना पड़ता। तो ये आपका सिंबल ऐसा होता है और इसको एक्चुअली एक्सप्रेस करने के लिए, समझाने के लिए किसी भी चीज़ का सहायता लेने का ज़रूरत नहीं होता है। इसीलिए जियोमेट्रिक टॉलरेंस में एक इंडिपेंडेंट फीचर होता है सिलिंड्रिसिटी। इसका सिंबल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप याद रखिए, चारों सिंबल मैं आपको बता दिया हूँ। हैचिंग इन ड्राइंग रिप्रेजेंट, हैचिंग इन ड्राइंग, हैचिंग लाइन या जिसको आप लोग सेक्शन लाइन कहते हैं, तो कब होता है? जब हम लोग सेक्शन करते हैं, ठीक है, किसी पोर्शन को हम लोग काटते हैं। सोचिए किसी आपका वर्क पीस है, उसको अगर हम लोग काट दिए हैं तो काटने के बाद जो वाला पार्ट होगा उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऐसे सेक्शनल लाइन या हैचिंग लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। हैचिंग लाइन जो आपका सरफेस रहता है उसका साथ 45 डिग्री एंगल में ड्रॉ किया जाता है। तो हैचिंग इन ड्राइंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सेक्शनल व्यू, मतलब उसको हम लोग काट के सेक्शन किया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जहाँ पे भी हैचिंग लाइन रहेगा मतलब उसको हम लोग काट के सेक्शन किया और उसका सेक्शनल व्यू को दिखा रहा है हैचिंग लाइन से, और इसको 45 डिग्री एंगल में एक्चुअली ड्रॉ किया जाता है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्रिक टॉलरेंस सिमेट्री इन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसरो का एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो ए चैप्टर को आपको देख के जाना है, जियोमेट्रिक टॉलरेंस चैप्टर आपको देख के जाना है। इससे आपको 2-3 क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और नया नया क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए बोला इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिमेट्री का सिंबल क्या हो जाएगा? तो सिमेट्रिसिटी का या सिमेट्री का सिंबल हो जाता ऑप्शन नंबर डी। ये आपका परपेंडिकुलरिटी का हो जाएगा। ओके, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रेटनेस का हो जाएगा और ये आपका पैरेललिज्म का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पैरेललिज्म भी अगर आप देखते हैं ना, पैरेललिज्म की भी देखिए एक्चुअली इंडिकेट करने के लिए, पैरेललिज्म का इंडिकेट करने के लिए किसी का साथ वो पैरेलल है, मतलब एक चीज़ तो पैरेलल रेफरेंस में होगा उसका साथ हम लोग बोलते हैं पैरेलल है। ये भी आपका इंडिपेंडेंट फीचर नहीं होता इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये भी एक डिपेंडेंट फीचर होता है पैरेललिज्म। ठीक है, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिमेट्री, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सिंबल आपको याद रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। इन ड्राइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रोड एंड जॉब। मतलब वेल्डिंग में निम्नों में से कौन सा इलेक्ट्रोड और कार्य में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट से हम लोग क्या करते हैं? एसी करंट को एक्चुअली डीसी करंट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये तो आपको याद होना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर सेट का उपयोग करते हैं। तो इसमें जब हम लोग रेक्टिफायर सेट का उपयोग करके वेल्डिंग करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड और जॉब का अंदर हीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीक़े से होता है। रेक्टिफायर सेट का तो ये एडवांटेज हो गया। अगर इसका डिसएडवांटेजेस का बात करते हैं तो इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद इसमें आर्क ब्लो कभी कभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सब रेक्टिफायर सेट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल डिफेक्ट इज इनविजिबल। निम्नलिखित में से कौन सा वेल दोष अदृश्य है? तो इनविजिबल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पोरोसिटी, जैसे ब्लो होल होता है। एक्चुअली जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, दो प्लेट को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये जो आपका जहाँ पे वेल्डिंग होता है एक्चुअली जोड़ बनता है, इसमें अगर किसी एयर फंस जाता है, एयर बबल्स फंस जाता है या किसी फॉरेन मटेरियल फंस जाता है या किसी डार्ट ना गंदा चीज़ अगर फंस जाता है तो उसका कारण क्या होगा? वो जगह में फिलर मटेरियल पहुंच नहीं पाता, वो गैप ही रह जाता है। तो छोटा छोटा पिन होल का आकार में जो गैप रह जाता है तो उसको पोरोसिटी कहते हैं। और अगर बड़ा आकार का अगर गैप रह जाता है उसमें हवा फंसने का कारण, तो उसको हम लोग बड़ा आकार का जो गैप होते हैं उसको ब्लो होल कहते हैं। ठीक है, और स्पैटर एक्चुअली आपका वेल्ड सरफेस में होता है। एक्चुअली इसमें जब आपका करंट वैल्यू जब आपका करंट रेंज ज़्यादा हो जाएगा तो करंट रेंज ज़्यादा होने का कारण वेल्ड सरफेस का ऊपर आपका स्मॉल ग्लोब्यूल का आकार में वेल्ड जो आपका प्लेट है, वो जिस प्लेट के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें बैठ जाता है। तो ये आप इंटेंशनली नहीं करते हैं, फिर भी आप करना नहीं चाहते, फिर भी हाई करंट रेंज का कारण ये हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है।
33 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्लूइड टाइट रिवेटेड जॉइंट। देखिए मैं कुछ दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना भी अब पेपर पेंडिंग है उसको धीरे धीरे मैं सॉल्व करूँगा। तो उसमें ऑलरेडी 4 पेपर मैं सॉल्व कर चुका हूँ, और 4 पेपर में अगर 4 पेपर का एनालिसिस देखें तो उसमें 2 पेपर में एक क्वेश्चन आपको सेम टू सेम पूछा गया है कि फ्लूइड टाइट जॉइंट करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करते, फुलरिंग हम लोग टूल यूज करते हैं। ओके, जब आपको बोलेगा कि आपको जब आपको बोला जाता है कि लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है, तो तब राइट आंसर हो जाएगा कॉकिंग टूल, CAULKING, कॉकिंग टूल यूज होता है। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, डैश इज यूज टू अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड। तो इसमें देखिए 2 प्लेट में आपको रिवेटिंग करना पड़ेगा, 2 प्लेट में आपको रिवेटिंग करना पड़ेगा, और इसमें आपका जो 2 होल है ऐसे हैं और एक होल आपका ऐसा है। तो 2 होल को अलाइन करने के लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं, इधर घुसा के, जब भी घुसाते हैं तो थोड़ा इधर उधर करने पर 2 होल एकदम सेंटर में आ जाता है। तो इधर जो 2 प्लेट का एक्चुअली रिवेटिंग करना है, तो उसमें जो होल है उसको सेंटर में लाने के लिए या अलाइन करने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। ओके, और अगर देखा जाता है डॉली का कब यूज करते हैं, रिवेटिंग आप जब करते हैं तो इसमें देखिए 2 प्लेट में होल है, उसको आप क्या किए, दोनों होल को, 2 प्लेट का दोनों होल को आप अलाइन कर लिए, रिवेट इसमें डाल दिए। डालने का बाद ये जो आपका पहले से एक हेड बने होते हैं, इसको दूसरे तरफ हम लोग क्या करें, हैमरिंग करके रिवेट का हेड को फॉर्म करेंगे। तो ये हेड को तब सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये हेड पहले से बने हुए हैं और ये एकदम फिनिश्ड आपका हेड है। तो इसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग डॉली का उपयोग करते हैं। ओके, और रिवेट सेट का कब उपयोग करते हैं, तो देखिए जो आपका 2 प्लेट है, 2 प्लेट में आपका होल है, ठीक है, ये आपका होल को जब आप अलाइन कर ली है ड्रिफ्ट से, इसका बाद आप पुट कर दिए, आप रिवेट पुट किए हैं, ठीक है। रिवेट पुट करने के बाद इधर से एक आपका टूल यूज़ करना पड़ेगा। ये टूल यूज़ करके आप क्या करते हैं, जो 2 प्लेट में आप एक्चुअली रिवेटिंग करने वाला है, तो 2 प्लेट को क्लोजली लाने के लिए, तो 2 प्लेट को एकदम नज़दीक लाने के लिए हम लोग रिवेट सेट का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा, व्हिच टूल इज़ यूज टू ब्रिंग द प्लेट्स क्लोजली टुगेदर, मतलब दोनों को नज़दीक लाने के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं, तो रिवेट सेट राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, डिटरमाइन द टैप ड्रिल साइज फॉर M12 इंटू 1.25। तो इसमें देखिए M मतलब मेट्रिक, 12 मतलब मेजर डायमीटर, 1.25 मतलब पिच ऑफ थ्रेड। तो इसमें देखिए आप डायरेक्टली मेजर डायमीटर माइनस पिच कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको वो दिया है। तो 12 से जब आप लोग 1.25 करते हैं तो इधर आपका आ जाता है 10.75 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाइल फेसिंग ऑन ए लेथ ए पीप इज लेफ्ट इन द सेंटर ऑफ द वर्कपीस, दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू। लेथ पर सामना होने का दौरान किसी कार्य के केंद्र में एक बिंदु रह जाता है, इस दोष का कारण क्या है। जब हम लोग फेसिंग करते हैं, ये आपका वर्कपीस है, इससे जब आप लोग मटेरियल को हटाते हैं, तो इसमें अगर आप लोग टूल को प्रॉपर सेंटर हाइट में नहीं रखते हैं, तो उसमें फेसिंग करने का बाद उसका एकदम सेंटर पोर्शन में थोड़ा अमाउंट ऑफ मटेरियल उसमें रह जाता है, इसको हम लोग पीप कहते हैं। तो ये क्यों फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है क्योंकि टूल प्रॉपर सेंटर हाइट में नहीं है। इसलिए जब भी हम लोग प्रॉपर सेंटर हाइट में टूल को सेट करेंगे और फिर फेसिंग करेंगे, तो ये वाला छोटा वाला जो छोटा सा मटेरियल जो रह जाता है वो भी हट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, टूल इज़ नॉट सेट टू द करेक्ट सेंटर हाइट। टूल सही केंद्र ऊंचाई पर समायोजित नहीं होता है, इसलिए पीप हो जाता है वर्कपीस का सेंटर में। 37 नंबर आप क्वेश्चन पढ़िए, डैश इज यूज्ड फॉर चिपिंग शार्प कॉर्नर फॉर मेकिंग वी शेप्ड ग्रुप। तो भी आकार के खांचे बनाने के लिए आप कौन सा चीज़ेल का उपयोग करेंगे। हाफ राउंड तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये आप बियरिंग ग्रुप, ऑयल ग्रुप बनाने के लिए यूज करते हैं। वेब चीज़ेल आप कब यूज़ करेंगे, वेब चीज़ेल आप यूज़ करेंगे जब आपको चेन ड्रिलिंग करना है, उसके बाद वेब चीज़ेल यूज़ होगा। फ्लैट चीज़ेल फ्लैट सरफेस से मटेरियल को रिमूव करने के लिए। डायमंड चीज़ेल आप किसी भी जगह में स्क्वायर कॉर्नर को बनाने के लिए, मतलब 90 डिग्री कॉर्नर बनाने के लिए
या वी शेप ग्रुप बनाने के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 38 नंबर देखिए, फोर्जिंग ऑपरेशन वेयर बाय द लेंथ ऑफ द मेटल पीस इज रिड्यूस एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीज्ड। तो इसमें देखिए बोला है फोर्जिंग प्रचलन जिसके द्वारा धातु के टुकड़े की लंबाई कम कर दी जाती है और अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ जाता है। इसमें देखिए किसी आपका स्टॉक ऑफ मटेरियल है, ठीक है, इसका अगर लेंथ का बात करें तो लेंथ कितना है, लेंथ है सोचिए 20 मिलीमीटर है, ठीक है, और इसका अगर एरिया का बात करें, ठीक है, इसका थिकनेस का बात करें तो थिकनेस सोचिए 5 मिलीमीटर है। तो इसका बाद क्या करें, जो हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशन करें ये सबसे पहले होते हैं। फोर्जिंग ऑपरेशन में क्या हो रहा है, इसका हाइट कम हो जाएगा, सॉरी इसका जो लेंथ है ये लेंथ आपका कम हो गया 10 हो गया, और इसका जो थिकनेस हो गया ये भी आपका बढ़ गया है। तो ये जो आपका फोर्जिंग ऑपरेशन होता है जिसमें हम लोग लेंथ को कम करते हैं और उसका थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप देखिए इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ गया है ना, इससे तो आपका ज़्यादा बढ़ गया है, पहला वाला से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया है। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है इसको कहते हैं ऑफसेटिंग, ठीक है। और इसका उल्टा प्रोसेस होता है, इसका उल्टा प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ड्राइंग डाउन। ड्राइंग डाउन में होता क्या है, ड्राइंग डाउन में एक्चुअली जो आपका लेंथ था 20 और आपका थिकनेस या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था 5, इसमें ड्राइंग डाउन में होता क्या है, इसका लेंथ और बढ़ जाता है। सोचिए आप क्या हो गया 35 हो गया और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 होगा, मतलब ये आपका ड्राइंग डाउन। ड्राइंग डाउन में लेंथ ऑफ द मेटल एक्चुअली इंक्रीज होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होता है। और ऑफसेटिंग में लेंथ ऑफ द मेटल पीस कम हो जाता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका बढ़ जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच प्रोडक्ट इज यूज टू चेक द फाइनल फिट ऑफ मेटिंग टेपर्स। जुड़ने वाले टेपर की अंतिम फिट को चेक करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट उपयोग होता है। मेटिंग टेपर्स मतलब जहाँ पे इंटरनल टेपर और एक्सटर्नल टेपर मैच होता है। अब सोचिए एक आपका वर्क पीस है जिसमें इंटरनल टेपर है और ये आपका एक शेफ्ट है जिसमें आपका एक्सटर्नल टेपर है, और ये शेफ्ट ये वर्क पीस में जाके फिट होगा। तो ये इसमें भी टेपर है और इसमें भी टेपर है, प्रॉपर टेपर साइज में बनेगा तभी तो दोनों में मैच होगा ना, फिट होगा। इसीलिए जब हम लोग बनाते हैं टेपर को तो एक चीज़ आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, जब भी आपको फिटिंग जॉब बनाना है तो आपको ऑलवेज होल बेसिस सिस्टम फॉलो करना है। होल बेसिस सिस्टम मतलब होता है कि ये जो आपका वर्क पीस है, वर्क पीस में फीमेल पार्ट को आप सबसे पहले बना लीजिए। फीमेल पार्ट मतलब जिसमें कैविटी होता है। तो इसमें देखिए ये आपका इंटरनल टेपर है, इसको परफेक्ट साइज में बना लीजिए। ये जब आपका परफेक्ट साइज में बनेगा इसी का साइज का हिसाब से आप शेफ्ट का साइज को वेरी कीजिए, कम ज़्यादा कीजिए, और इसी का साइज का अनुसार इसको जब आप लोग बनाते हैं तो ये आपका प्रॉपर फिट होगा। तो ये लगभग जब आपका फिट होने वाला है और फाइनल फिट को चेक करते टाइम आपको क्या करना है, आपको ये जो होल है होल में टेपर होल में आपको प्रूसियन ब्लू मार्किंग मीडिया यूज़ कर लेना है। इसमें क्या होगा, प्रूसियन ब्लू हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, प्रूसियन ब्लू आप लोग जानते हैं इसका एक ड्रॉबैक होता है, मतलब इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन इसी डिसएडवांटेज को काम में लगा के हम लोग इसमें एक्चुअली प्रॉपर टेपर में बने हैं कि नहीं इसको चेक कर सकते हैं। तो हम लोग प्रूसियन ब्लू का लेयर इसमें लगा लेते हैं इंटरनल टेपर होल में, और इसका बाद हम लोग का जो एक्सटर्नल टेपर शाफ्ट है इसको हम लोग जाके इसमें फिट करते हैं। और इसमें फिट होते टाइम जहाँ जहाँ पे अगर प्रॉपरली ये टेपर नहीं बनाया है बने हैं तो उसमें क्या होगा, कुछ एक दो जगह में जाके इध मार्किंग ब्लू जो आपका प्रूसियन ब्लू है उधर आके चिपक जाएगा। मतलब जब एक दो जगह में चिपक जाएगा मतलब वो जगह आपका ऊंचा है उसको थोड़ा सा फाइलिंग और करना पड़ेगा। अगर ए जगह में है तो उसको थोड़ा सा और आपको मैशनिंग करना पड़ेगा, जो भी आपका है वो करना है। तो जहाँ जहाँ आपका प्रूसियन ब्लू लगेगा एक दो जगह में उधर आपको थोड़ा सा और मटेरियल रिमूव करना है। जब आपका पूरा ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर आप लोग और एक बार एक्सटर्नल शेफ्ट को टेपर शेफ्ट को इसमें आप डाल लीजिए और देखिए अगर ये पूरा शेफ्ट में टेपर पार्ट में अगर वो
प्रूसियन ब्लू लग जाता है, मतलब ये आपका एग्जैक्ट आपका टैपर बन गया है इस इंटरनल टैपर होल में फिट होने के लिए। इसीलिए प्रूसियन ब्लू मार्किंग मीडिया यूज होता है कि ये प्रूसियन ब्लू मार्किंग मीडिया छोड़कर बाकी किसी मार्किंग मीडिया अगर यूज करते वो जल्दी जल्दी सूख जाता है। तो जब आप लोग ये एक्सटर्नल टैपर्स आपको इसमें फिट करते हैं तो ये आपका सूखता नहीं है, इसीलिए तो इसमें आके चिपक जाता है एक्सटर्नल टैपर सब में। और ये अगर मार्किंग मीडिया सूख जाता तो एक्सटर्नल टैपर पार्ट में जाके चिपकता नहीं है, इसीलिए ये आपका एक फ़ायदा भी होता है। ओके। और ऐसे हम लोग जहाँ पे भी मैटिंग मतलब मैचिंग टैपर है, जहाँ पे आपका प्रॉपरली फिट हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग प्रूसियन ब्लू मार्किंग मीडिया यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट फ्यूजिंग। बिना पिघले उच्च तापमान सहन करने का पदार्थ का गुण डैश होता है। तो देखिए एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें वो बिना पिघले बहुत हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्टरीनेस, उच्च तापमान सहायता। जैसे आप लोग जानते हैं जो आपका फोर्जिंग आपका होता है, फोर्जिंग में जो हम लोग का फोर्ज होता है उसमें जो लाइनिंग होता है और हार्थ को बनाया जाता है रिफ्रैक्टिव मटेरियल से, उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो वो हाई टेम्परेचर का कारण अगर हम लोग नॉर्मल ब्रिक से बनाते हैं तो उतना हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट नहीं कर सकते, टूट जाता है। इसीलिए हम लोग रिफ्रैक्टिव मटेरियल से बने ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे फायर क्ले ब्रिक्स, टेल्क ब्रिक्स, डिनस ब्रिक का हम लोग उपयोग करते हैं। ये सब रिफ्रैक्टिव मटेरियल होता है जितना भी मैं आपको नाम बताया हूँ। तो ये रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी होता है जिसमें बिना पिघले बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को वो सहन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डैश इज जनरली यूज्ड फॉर होल्डिंग स्मॉल डायमीटर जॉब्स। डैश का प्रयोग छोटे व्यास के कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। स्मॉल डायमीटर जॉब लाइक पिन, तो ऐसा जॉब को पकड़ने के लिए पिन भाइस का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, an operation of solid state welding process which is used to join two metal pieces by heating them to a temperature and hammered together to join them। मतलब ठोस अवस्था वेल्डिंग प्रक्रिया प्रचलन जिसका प्रयोग किसी तापमान पर दो धातु टुकड़े को गर्म करके आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है तथा उनमें जोड़ने के लिए हथौड़ा से पिटाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग धातु को जोड़ने के लिए, दो मेटल पीस को जोड़ने के लिए सबसे पहले गर्म करते हैं, उसके बाद हैमरिंग करके दोनों को जोड़ देते। तो ये होता है फोर्ज वेल्डिंग प्रोसेस और ये बहुत पुराना प्रोसेस, एक बहुत पुराना वेल्डिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मेनी इंचेस इज 1 सेंटीमीटर। आप लोग इतने दिन से पढ़ के आ रहे थे कि 1 इंच इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, लेकिन आज बोला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना इंच है। तो इधर आपका हो जाएगा 0.394 इंच है। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.394 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, देखिए इसमें जो आपका सिंप्लीफिकेशन दिया है इसमें आपको कर लेना 3 3 9, तो 11/3 प्लस हाफ माइनस 5/2। इसको आप एलसीएम कर लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 6, इसके बाद 2 22 आएगा, प्लस इधर आपका 3 और माइनस इधर आपका आ जाएगा 15। तो टोटल इसका वैल्यू कितना आ रहा है 10/6। मतलब अगर आप लोग 2 से डिवाइड करते तो 5/3 आएगा। तो 5/3 का मतलब क्या होता है 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन पर आपको बताया जा रहा है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लोकेटिंग द सेंटर ऑफ राउंड जॉब। किसी राउंड जॉब का सेंटर पॉइंट को लोकेट करने के लिए, निर्धारित करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, जिसको जेनी कैलिपर या ऑडले कैलिपर कहा जाता है। इसमें सोचिए किसी आपका सिलिंड्रिकल जॉब है, तो इसमें जो आपका बेंट लेग है, बेंट लेग को इधर सपोर्ट देके आप इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर इधर से बेंट लेग को सपोर्ट करके इधर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर इस साइड से बेंट लेग को सपोर्ट करके ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर इस साइड से बेंट लेग को सपोर्ट करके इधर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसका बाद आप डायगोनली ज्वाइन कर दीजिए। डायगोनली ज्वाइन करने के बाद जो बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो
एक्चुअली राउंड जॉब का सेंटर पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो वर्नियर हाइट गेज में अगर आप सेंटर पॉइंट निकालने जाते हैं उसमें एग्जैक्ट तो आपको मिल जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम वेस्टिंग होता है। इससे अच्छा आप फार्मापोडेट कैलिपर से बहुत जल्दी जल्दी किसी भी राउंड जॉब का सेंटर पॉइंट को निकाल सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, व्हिच रेशियो इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग द फॉलोइंग। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे देख के बोल रहे हैं कौन सा होगा कौन सा होगा। एक्चुअली इसको बताने का प्रोसेस होता है। बताने का क्या प्रोसेस होता है, आप लिख लीजिए 4/20। इसका बाद लिख लीजिए 15 /25, मतलब ये आपका हो जाएगा 1/4। इधर आपका हो जाएगा एक्चुअली 3 और 5। इसका बाद नीचे देखिए 3/15, 3/15 मतलब आपका हो जाएगा 1/5, और एक आपका जो 2/3। तो इधर आपका एलसीएम कर लेना, नीचे जो भी है 4, 5, 4, 5, 5 और 3, इसका एलसीएम कर लेना है। एलसीएम अगर आप करते हैं तो टोटल आपका एलसीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा आपका 60। ओके, 60 अगर आपका आ जाएगा तो इधर आप काटते तो कितना आ जाएगा, 15 आ गया। पहला आपका 15 आ गया। इसका बाद देखिए 60 से मल्टीपल कीजिए तो इधर आपका कितना आ गया, 20, मतलब इधर आपका 60 आ गया। ओके, एलसीएम कीजिए आप। इसका बाद इधर इधर भी 60 कीजिए तो इधर आपका क्या आ गया, इधर 5 12, इधर आपका 12 आ गया। इधर 60 से अगर आप हम लोग मल्टीपल करते तो 20, मतलब इधर आपका 40 आ गया। तो अब देखिए किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा आया है, ये 15, सेकेंड में 20, तीसरा में 12 और चौथा में 40। मतलब जो चौथा जो है ऑप्शन है 2:3, ये रेशियो सबसे बड़ा है। ये निकालने का प्रोसेस होता है। ठीक है, आप ऐसे निकल दे रहे हैं। एक्चुअली आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको तो आप तोड़ रहे हैं कि 1/5 हो रहा है, मतलब 1:5 हो रहा है, मतलब इसमें गैप ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद आप कर रहे हैं 15/25, मतलब इधर आपका आ रहा है 3/5 आ रहा है, मतलब इसमें गैप 2 हो रहा है। इसके बाद 1/5, मतलब इसमें गैप ज़्यादा हो रहा है और इसमें गैप कम हो रहा है, मतलब ये बड़ा है। ये निकलने का प्रोसेस नहीं है। ऐसे भी आप देखिए 2/3 है तो आप बोल सकते हो 3/4 भी आपका रह सकता है। इसका बाद 1/2 भी तो आपका रह सकते हैं। तो तब आप कैसे निकालेंगे, नीचे जो भी आपका दिया रहेगा इसका एलसीएम कर लेना है सभी को, उसी से मल्टीपल कर लेना है। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा वो सबसे बड़ा रेशियो है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5625। तो 5625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो ये तो आप निकाल सकते हैं। इसी को 75 का 75 से आप मल्टीपल कर दीजिए, देखिए इसका राइट आंसर आपका सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ए इज डैश इफ इनिशियल वेलोसिटी यू एंड फाइनल वेलोसिटी इज वी। तो एक्चुअली तो आप लोग जानते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v-u/t, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, मतलब टाइम का साथ साथ वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। और इसी को आप कैलकुलेशन कर लीजिए, at = v-u। तो आप क्या बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि v इजिकल टू आप क्या हो जाएगा, u+at हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, v=u+at। तो एक्चुअली ये आपका फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन इजिकल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन टाइम। ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो इससे ऑप्शन नंबर बी निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इन हेरी इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी which offers a resistance to change इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड। मतलब इसमें आपको बोला जा रहा है किसी पिंड का वैसे स्वाभाविक गुण है जो स्थिर अवस्था में रहता है वो ऑलवेज स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, और जो मोशन में रहता है वो ऑलवेज मोशन में रहना चाहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इसे जड़ता कहते हैं, मतलब इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया में क्या होता है, इनर्शिया में अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो जो वस्तु स्थिर अवस्था में वो स्थिर ही रह जाएगा, और अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर देते तो स्थिर से वो मूविंग होने लगेगा। और अगर किसी वस्तु अगर मोशन में है तो इनर्शिया का कारण वो मोशन में रहेगा, गति में रहेगा। अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोशन से धीरे धीरे वो रेस्ट में आ सकता है। इसीलिए इनर्शिया में ही बताया जाता है जो अवस्था में है वो वैसे ही रह जाता है, इसको इनर्शिया कहते हैं।
49 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 50 आप देखिए, फॉर ए प्रैक्टिकल मशीन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो प्रैक्टिकल मशीन में कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही होता है? तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। तो देखो, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो से क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज हो जाता है। और इसमें वेट ऑफ द मूविंग पार्ट्स, मशीन का जो मूविंग पार्ट्स है वो भी क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए ये दो कारण है। मेन कारण होता है कि फ्रिक्शन का कारण मैकेनिकल एडवांटेज डिक्रीज होता है धीरे धीरे, और दो होता है मशीन का मूविंग पार्ट्स का वेट भी धीरे धीरे कम होता है। जो भी मशीन का मूविंग पार्ट्स है वो धीरे धीरे उसका वेट कम होता है, इसलिए उसका मैकेनिकल एडवांटेज भी धीरे धीरे कम होता है। लेकिन वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज सेम होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी रेशियो का जो भी पहले वैल्यू था अगर 1 था, और मैकेनिकल एडवांटेज की भी पहले वैल्यू अगर 1 था, तो फ्रिक्शन का कारण क्या होगा, धीरे धीरे उसका वैल्यू कम कम होगा, और मशीन का जो मूविंग पार्ट्स है उसका भी वेट धीरे धीरे कम होगा, मतलब उसके लिए भी मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू कम होगा। तो आप अगर देखते हैं प्रैक्टिकल मशीनिंग में, जो हम लोग प्रैक्टिकल मशीनिंग करते हैं, तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू वेलोसिटी रेशियो से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर देखिए, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैविंग टू इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ R ohm are connected in parallel. If both the resistance is triple, what will be the equivalent resistance of the circuit? इसमें देखिए आपको पैरेलल में बोला है, मतलब 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें दो रेजिस्टेंस आपको बोला है और इसका वैल्यू आपको दिया है R दिया है। ठीक है, और दोनों को क्या किए, दोनों का आप ट्रिपल कर दी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका 1/R हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो R1 है उसमें भी आपका R है, और R2 में उसमें भी आपका R है। और बाद में आप क्या किए, दोनों को आप ट्रिपल कर दें, मतलब 1/3R प्लस 1/3R। ठीक है, इसमें जब आप एलसीएम करते हैं, तो एलसीएम करने का नीचे 3R ऊपर में 2 आ जाएगा, और नीचे R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट इजिकल टू हो जाएगा 3R/2। तो 3R/2 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली पैरेलल में जब भी बोलता है तो जो भी आपका रेजिस्टेंस रहता है तो 1/R1 होता है, 1/R2 होता है, जितना भी रेजिस्टेंस आपका रहता है तो एक्चुअली 1 बटा होता है। ओके, और सीरीज में नॉर्मली R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R इन्फिनिटी जो भी आपका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ग्रेड ऑफ फाइल इज 8, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो किसी फाइल का ग्रेड 8 बोला है, इसका मतलब क्या है? आप लोगों को मैं बहुत बार बताया हूँ कि ग्रेड मतलब होता है फाइल का जो टीथ होता है, टीथ का बीच का गैप कितना होता है, और एक ग्रेड एक्चुअली कैलकुलेट होता है हर इंच में कितना टीथ होते हैं उसका हिसाब से। मैंने आप लोग को एक चार्ट भी बताया था, राफ फाइल के लिए 20 टीथ पर इंच होता है, 20 टीथ पर इंच होता है। तो उसी को अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसमें देखिए 20 टीथ पर इंच मतलब 1 इंच में 20 टीथ, और 1 इंच इजिकल टू कितना मिलीमीटर होता है, 25.4 मिलीमीटर। इसको हम लोग 25 मान लेते हैं। तो 25 मिलीमीटर में 20 टीथ हो रहा है, 1 मिलीमीटर में डिवाइड बाई 20, और 10 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, इंटू 10। तो इसको आप कैलकुलेशन कीजिए, 5 4 2। तो इसमें देखिए 10 मिलीमीटर में कितना टीथ हो रहा है, 10 मिलीमीटर में 8 टीथ हो रहा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, नंबर ऑफ कटिंग एजेस इन रोज ओवर ए लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर इज 8। तो इसमें बोला है जो भी आपका फाइल है तो उसमें रो बराबर जो 10 मिलीमीटर लेंथ है उसमें 8 कटिंग एजेस है, मतलब 8 टीथ। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे आ रहे हैं मैं ये भी आपको बताया हूँ, और मैंने आप लोग को बता के रखा था, वो इंच में बताया था। राफ फाइल के लिए 20 टीथ पर इंच, बस्टर्ड के लिए आप लिख लीजिए 30 टीथ पर इंच, सेकेंड कट के लिए 40 टीथ पर इंच, और स्मूथ के लिए 50 to 60 टीथ पर इंच, और डेड स्मूथ के लिए 100 टीथ पर इंच। कैसे कितना नंबर ऑफ टीथ निकालना पड़े ये आपको समझ में आ गया। 10 मिलीमीटर में अगर निकालने देते तो राफ फाइल के लिए 8 टीथ हो रहा है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से मैं आपको बता दिया हूँ। एक्चुअली अब देखिए इसमें कैसे कैलकुलेशन करके मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, तो उसमें 10 मिलीमीटर में देखिए 8 टीथ हो रहा है, और ये एक्चुअली आपको अगर पूछते कि ये किस ग्रेड का फाइल है तो आपको बताना होता राफ ग्रेड का फाइल है। ओके, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। वेट ऑफ द हैमर इज स्टैम्प्ड ऑन। तो हथौड़ा का वजन कहाँ पर अंकित किया जाता है? इसका चीक पोर्शन जहाँ पे इसको हम लोग बिल्कुल भी हार्डन नहीं करते, इस सॉफ्ट रह जाता है, इसी जगह में हैमर का वेट को स्टैम्प किया जाता है। डॉट पंच इज हैविंग डैश एंगल। डॉट पंच का कितना डिग्री एंगल होता है? 60 डिग्री एंगल होता है, जो विटनेस मार्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको प्रिक पंच 60 डिग्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इन वेल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वेल्डिंग रिलेटेड कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स हेल्प्स टू फ्लो द फिलर मेटेरियल इनटू स्मॉल गैप बिटवीन द मेटल टू बी ज्वाइंट। तो इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है जो दो मेटल को हम लोग को ज्वाइन करना है, इसका बीच में जो स्मॉल गैप होता है, इसमें फिलर मेटल को फ्लो करने के लिए फ्लक्स हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि हाँ, फ्लक्स हेल्प करता है मोल्टेन मेटल को उसका निर्दिष्ट जगह में फ्लो होने के लिए। ठीक है, सेकेंड देखिए, फ्लक्स एक्ट्स एज ए क्लीनिंग एजेंट टू डिजोल्व एंड रिमूव इम्प्योरिटीज एंड डर्ट। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि फ्लैक्स क्या करता है? फ्लैक्स ऑक्सीडाइज सरफेस को रिमूव करता है, तो इसमें एक क्लीनिंग एजेंट का रूप में काम करता है। जो भी सरफेस में इम्प्योरिटी डार्ट रहता है उसको डिजोल्व और निकालने में काम आता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कौन सा गलत है, वो आपको निकालना है। फ्लैक्स इज फ्यूजेबल केमिकल कंपोनेंट अप्लाइड बिफोर ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो फ्लैक्स वेल्डिंग का टाइम, ब्रेजिंग का टाइम आपको देना ही है, सोल्डरिंग का टाइम आपको देना ही है। ठीक है, तो ये आप फ्लैक्स क्यों देते हैं? तो मैंने आप लोग को बताया फ्लैक्स देने से फिलर मेटल इजीली फ्लो हो सकता है। इसके बाद उसमें अगर सरफेस में इम्प्योरिटी डार्ट रहता है उसको भी, जितना भी गंदगी रहता है उसको हटा देते हैं। और ये फ्लैक्स कब यूज करते हैं? जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तब, और वेल्डिंग करने से पहले भी फ्लैक्स देना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है, आफ्टर वेल्डिंग फ्लैक्स रेसिड्यूज प्रिवेंट कोरोजन ऑफ पैरेंट मेटल एंड वेल्ड डिपॉजिट। मतलब इसमें बोल रहा है वेल्डिंग के बाद फ्लैक्स के अवशेष जनक धातु एवं वेल्ड डिपॉजिट का संरक्षण करते हैं। तो एक्चुअली वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद फ्लैक्स का कोई भी भूमिका नहीं रहता है। फ्लैक्स जो भी उसमें जम जाता है उसको हटाना पड़ता है। तो उसमें आपका सोचिए, ये आपका दो मेटल इसको आप जोड़ दिए हैं, तो ये आपका जो फ्लैक्स जो भी ऊपर में रहेगा, फ्लैक्स को सबसे पहले आपको, वो आपका स्लैग बन जाता है। वेल्डिंग करने के बाद आपका स्लैग बन जाता है, इस स्लैग को हटा देना पड़ेगा। मतलब वेल्डिंग होने के बाद फ्लैक्स का कोई भी भूमिका नहीं रहता, उसको हटा देना पड़ता है। ये अगर आपका फ्लैक्स स्लैग का रूप में रह जाता है तो उसमें करोजन लगने का चांसेस होता है। इसीलिए जो आपका चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की फ्लैक्स एक्चुअली करोजन को मतलब रोकने के लिए उसको हम लोग रहने नहीं देते, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग हटा देते हैं। उसको नहीं हटाते हैं तो वो जंग लग जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो बोला है कि फ्लक्स करोजन को बचाता है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर देखिए। इन एन इंटरचेंजेबल असेंबली डायमीटर ऑफ सेफ्ट इज 10 प्लस 0.005 माइनस 0.005, मतलब प्लस 0.005 अपर डिविएशन माइनस 0.005 लोअर डिविएशन। डायमीटर ऑफ होल 10, 10 आपका बेसिक साइज, अपर डिविएशन 0.020 और लोअर डिविएशन प्लस 0.010। व्हाट इज द टाइप ऑफ फीट? इसमें आपको टाइप ऑफ फीट निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो भी आपका होल का वैल्यू दिया है, इसमें सेफ्ट का वैल्यू दिया है, उस बेसिस पे आप अच्छा से लिख सकते हैं। अगर मैं स्मार्ट बोर्ड में होता तो जितना मैं आपको आज डिटेल में समझा रहा हूँ उससे भी बढ़िया आपको तरीके से मैं समझा सकता हूँ। देखिए, होल में आपको लिख लेना है, इसके बाद होल सबसे पहले लिख के कीजिए। लिख के करेंगे तो आपको मतलब पहला बार आप जब सीखेंगे आपको अच्छा लगेगा, बाद में तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं अब अभी हमको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, अब ऐसे देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक साइज इसमें क्या होता है? 10 होता है। इसमें अपर डिविएशन आप लिख लीजिए क्या है। अपर डिविएशन होल के लिए हो जाएगा प्लस 0.020। लोअर डिविएशन लिख लीजिए प्लस 0.010। इसके बाद आपको अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट लिखना है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल क्या हो जाएगा आपका? बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन, मतलब 0.020।
ठीक है, तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 10.020 मिलीमीटर। इसके बाद लोअर लिमिट, लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट क्या हो जाएगा, जो आपका बेसिक साइज है, बेसिक साइज माइनस आपको क्या करना है, बेसिक साइज, सॉरी बेसिक साइज इसमें प्लस होता है, आपको कभी माइनस नहीं होता। जो भी आपका वैल्यू रहता है वो अगर डिविएशन का माइनस है तो माइनस होता है। तो इसमें आपका जो भी दिया है लोअर डिविएशन, इसमें आपका दिया है +0.010, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा 10.010 मिलीमीटर। तो ये आपका होल के लिए हो गया। इसके बाद आपको सेफ्ट के लिए लिखना पड़ेगा। सेफ्ट के लिए आपका अपर डिविएशन, सॉरी अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट आ जाएगा 10 वेट कीजिए 10 देख लेते हैं। इसमें आपका आ जाएगा वेट 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 10.005 ये आपका मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट आ जाएगा, ये आपका सेफ्ट के लिए। और लोअर लिमिट या मिनिमम लिमिट आ जाएगा आपका 9.995। कैलकुलेशन अगर आप लोग करते हो तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है मैक्सिमम अलाउंस, मैक्स अलाउंस। मैक्स अलाउंस का फॉर्मूला आप याद रखिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ सेफ्ट। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल आपका है 10.020 और मिनिमम लिमिट ऑफ सेफ्ट है 9.995। तो इसको जब आप कैलकुलेशन करते हैं आ जाएगा 0.025, ये आपका मिलीमीटर में आ जाएगा और ये आपका पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब ये आपका क्लियरेंस फीट है, ठीक है। इसमें देखिए होल का साइज बड़ा है शाफ्ट से। और मिनिमम अलाउंस लिखिए, मिनिमम अलाउंस का फॉर्मूला होता है मिनिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो मिनिमम लिमिट ऑफ होल 10.010 माइनस मैक्सिमम लिमिट ऑफ शाफ्ट 10.005। इसको भी अगर आप लोग माइनस करते हैं इसका भी वैल्यू पॉजिटिव में आएगा +0.005, मतलब ये भी आपका क्लियरेंस फीट है। दोनों में आपका मिनिमम अलाउंस मैक्सिमम अलाउंस दोनों क्लियरेंस है, इसीलिए इस फीट का नाम है क्लियरेंस फीट। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैं जो आपको बताया हूँ ना वो आप ध्यान से सुनिए और उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको सबसे पहले अब बता देता हूँ कैसे आप करिए। होल के लिए आप लिखिए बेसिक साइज लिखिए 10, इसके बाद अपर डिविएशन लिखिए +0.020, लोअर डिविएशन लिखिए +0.010, इसके बाद अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट लिखिए बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन, और इसके बाद मिनिमम लिमिट या लोअर लिमिट आप लिखिए बेसिक साइज प्लस लोअर डिविएशन। इसके बाद सेफ्ट के लिए भी आप सेम टू सेम वैसे लिखिए, सेफ्ट का भी बेसिक साइज 10 है, उसका अपर लिमिट है, सॉरी अपर डिविएशन है +0.005, लोअर डिविएशन -0.005। इसके बाद आप लिखिए मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट, तो वो आपका हो जाएगा बेसिक साइज प्लस अपर डिविएशन। इसके बाद आप लिखिए मिनिमम लिमिट या लोअर लिमिट, तो उसमें लिखिए बेसिक साइज प्लस लोअर लिमिट, सॉरी लोअर डिविएशन। तो वो लिखने का बाद आपका जो हो जाएगा सब निकाल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए मैक्सिमम अलाउंस, मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ सेफ्ट। उसका बाद देखिए मिनिमम अलाउंस का फॉर्मूला होता है मिनिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेफ्ट। दोनों अगर पॉजिटिव आता है तो क्लियरेंस फिट हो जाएगा, दोनों अगर नेगेटिव आता है तो इंटरफेरेंस फिट होगा। एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव आता है तो ट्रांजिशन फिट हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, वेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट नेगेटिव रेक एंगल। नेगेटिव रेक कोण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसमें देखिए टेक्स मोर लोड देन ए पॉजिटिव रेक टूल। हाँ, एक धनात्मक रेक टूल की औजार से ज़्यादा लोड को सहन सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है। टेक हेवियर कट एंड कोर्स फीड, हेवी कट और कोर्स फीड हम लोग इसे दे सकते हैं। हैज़ बेटर हीट कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी भी इसका अच्छा होता है, लेकिन वर्क्स विथ लोअर स्पीड, तो इसको लोअर स्पीड में कभी हम लोग नहीं चलाते। लोअर स्पीड में चलाते तो इसका एफिशिएंसी ख़राब हो जाता है, जल्दी जल्दी इसका हार्डनेस ख़राब हो जाता है, इसको हाई स्पीड में चलाना पड़ता है। तो ये नेगेटिव रेक एंगल के बारे में एक कथन बिल्कुल गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि कौन सा गलत कथन है। Next question number 58. The weld defect caused by globules of metal expelled during arc welding onto the surface of the parent metal is called। कुछ टाइम पहले मैं आपको बताया हूँ कि आर्क वेल्डिंग के दौरान
जो बेस मेटल है जिसको हम लोग पैरेंट मेटल कहते हैं, हेवी करंट रेंज का कारण मेटल जल्दी जल्दी पिघला के मेटल बूंद बूंद के आकार में पैरेंट मेटल का सरफेस में आके बैठ जाता है। इसको एक वेल्डिंग का त्रुटि का नाम में हम लोग जानते हैं जिसका नाम है स्पैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, ए शीट मेटल ऑपरेशन व्हेयर ए यूजफुल पार्ट इज रिमूव फ्रॉम ए लार्जर पीस ऑफ स्टॉक इज। तो ये आपका शीट मेटल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा से मैं आपको इसका टॉपिक को क्लियर किया था 2000 MCQ का क्लास में। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था किसी एक आपका शीट मेटल का एक आपका पीस है, उसमें से आपका एक पार्ट को निकाल लेना है, और ये जो आपका पार्ट निकल के आ गया ये आपका यूज़फुल पार्ट है, और बाकी जो आपका पार्ट रह गया है वो आपका वेस्ट पार्ट है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस का नाम है ब्लैंकिंग। ठीक है, पियर्सिंग में होता क्या है, अगर पियर्सिंग या पंचिंग का बात करें तो इसमें अगर आप लोग ऐसे काट दिए हैं और ये जो आपका छोटा वाला पार्ट निकालता है पंचिंग या पियर्सिंग में, ये छोटा वाला पार्ट वेस्ट होता है और बाकी जो पार्ट रह जाता है वो यूज़फुल या प्रोडक्ट होता है, वो पंचिंग या पियर्सिंग में होता है। लेकिन ब्लैंकिंग में क्या होता है, जो छोटा वाला पार्ट निकाल के आ गया वो आपका यूज़फुल पार्ट है, वो आपका प्रोडक्ट है, बाकी जो रह जाएगा वो वेस्ट है। ठीक है, तो ये एक्चुअली ब्लैंकिंग ऑपरेशन में होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ए रिवेट होल सेंटर टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड। तो इसमें देखिए, आप अगर किसी प्लेट को जोड़ रहे हैं, किसी भी प्लेट को अगर आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका एक रिवेट है, ये आपका और एक रिवेट है, तो इसमें उसका एक सेंटर लाइन है। तो ये जो आपका सेंटर लाइन से, रिवेट का सेंटर लाइन से जो नियरेस्ट एज है, प्लेट का नियरेस्ट एज है, तो इसका डिस्टेंस को कहते हैं मार्जिन। ठीक है, तो इसमें मिनिमम डिस्टेंस जब भी बोला जाता है तो आप मार्जिन का वैल्यू 1.5D करिए। अगर मिनिमम डिस्टेंस अगर नहीं बोला जाता, मिनिमम नहीं बोला जाता, तो 2D तब आप राइट आंसर करके आइए। मिनिमम डिस्टेंस 1.5D होता है जिसको हम लोग मार्जिन का नाम में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, ए स्लाइट कर्वेचर टू द कटिंग एज ऑफ द चिजल टू प्रिवेंट डिगिंग ऑफ कॉर्नर। इसमें बोला है चिजल का कटिंग एज में स्लाइट कर्वेचर दिया जाता है और उससे वर्कपीस में धंसने से बचाता है वर्कपीस को। तो ये जो दिया जाता है स्लाइट कर्वेचर, इसको क्या कहते हैं, इसको क्राउनिंग ऑफ चिजल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था। टॉर्क का यूनिट क्या, बहुत बार मैं आपको बताया हूँ। टॉर्क आप देखिए, ये आपका एक स्पैनर है, इधर से आप फोर्स अप्लाई करते हैं ये नाट को आप खोलने के लिए, ये आपका लीवर आर्म है। तो एक्चुअली फोर्स अप्लाई इनटू लीवर आर्म मतलब फोर्स अप्लाइड का यूनिट न्यूटन और लीवर आर्म का लेंथ है, तो ये भी एक आपका मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, टॉर्क का यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज हार्डनेस, कठोरता क्या है। तो एक्चुअली हार्डनेस मतलब होता है एबिलिटी टू विथस्टैंड एब्रेशन। ओके, स्क्रैच मतलब अपघर्षण सहन करने का जो क्षमता होता है उसको कहते हैं हार्डनेस। और एबिलिटी टू ड्रॉ इनटू वायर्स ये होता है डक्टिलिटी, और एबिलिटी टू विथस्टैंड इम्पैक्ट ये होता है टफनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, स्क्राइबर व्हिच इज स्ट्रेट पॉइंटेड एट वन एंड मतलब एक स्क्राइबर का एक एंड में स्ट्रेट पॉइंट है, स्ट्रेट पॉइंट है, और अदर एंड में एक फ्लैट ब्लेड है। तो इस स्क्राइबर का नाम है नाइफ एज स्क्राइबर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका लेंथ होता है 100 से 250 मिलीमीटर। और आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि नाइफ एज स्क्राइबर कब यूज होता है, जैसे वुड, प्लास्टिक जैसा सॉफ्ट मटेरियल उसमें जब आपको लाइन खींचना पड़ेगा तब नाइफ एज स्क्राइबर यूज होता है। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा जाएगा, व्हिच स्क्राइबर इज यूज टू ड्रॉ लाइन इन वुड प्लास्टिक लाइक एज सॉफ्ट मटेरियल। तो सॉफ्ट मटेरियल वुड प्लास्टिक जैसा सॉफ्ट मटेरियल पर लाइन ड्रॉ करने के लिए नाइफ एज स्क्राइबर यूज होता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज, स्थायी घर्षण का अधिकतम मान डैश कहलाता है। तो इसमें देखिए, ये आपका सरफेस है, इसमें आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक आपका ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री में रहता है और नॉर्मल। इसमें देखिए, इसमें आप पुलिंग फोर्स मतलब खींचने वाला फोर्स दे रहा है, हम इधर से खींच रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम लोग खींच रहे हैं उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज एक फोर्स काम करता है, जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो पुलिंग फोर्स हम लोग का पुलिंग फोर्स से अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। और जब हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा पुलिंग फोर्स देंगे तो क्या होगा, ये वस्तु मूव होगा इस तरफ, लेफ्ट से राइट का तरफ मूव होगा। और इसमें देखिए, जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या करना चाहता है, वस्तु को स्थिर अवस्था में रखना चाहते हैं। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज, तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन में रखने के लिए मतलब स्थायी घर्षण में रखने के लिए सबसे ज़्यादा दायी कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा दायी होता है। ओके, और उससे अगर हम लोग इसको मूव करना चाहते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स हम लोग को पुलिंग फोर्स में अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए ये वस्तु जो स्थिर है, स्टैटिक अवस्था में है, वो किसका कारण, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है पुलिंग फोर्स से, इसीलिए। और फ्रिक्शनल फोर्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इन ड्रिलिंग द डिस्टेंस थ्रू व्हिच द ड्रिल पेनिट्रेट्स इनटू द वर्कपीस इन वन रेवोल्यूशन इज, ड्रिल के दौरान कार्य में एक घुमाव में ड्रिल जितनी दूर भेदता है उसे डैश कहता है। कि तो ड्रिलिंग का टाइम ड्रिल उसका एक चक्कर में वर्कपीस में जितना अंदर घुसता है उसको कहते हैं फीड, इसलिए फीड का यूनिट होता है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। एक चक्कर में जितना मिलीमीटर वर्कपीस का अंदर घुसते हैं उसको कहते हैं फीड। 67 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बार्स एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ द कंपोनेंट। तो सोचिए, किसी आपका एक वर्कपीस है, ठीक है, तो उसमें आपको थ्रेड काटना पड़ेगा। थ्रेड काटने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें शार्प एजेस को हटाते हैं, रिमूव जितना बर्ड्स होता है, शार्पनेस होता है, उसको हटाते हैं। उसके बाद हम लोग थ्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यही एक ऑपरेशन होता है। किसी अगर बर्स रहता है, सोचिए एक एक्सटर्नल वर्क पीस है, इसमें आप बना तो लिए है, इसका बाद इसमें शार्प एजेस बांटने से इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चैम्फर कर देते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है चैम्फरिंग। थ्रेड कटने से पहले भी हम लोग चैम्फरिंग करते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल वर्कपीस में भी हम लोग शार्पनेस से बचने के लिए, बार्स को हटाने के लिए चैम्फरिंग करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, 4y डिवाइड बाई 5 इजिकल टू 20, तो इसको अगर आप लोग काटते 5, y इजिकल टू 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पता नहीं किस स्टूडेंट ने इसका आंसर 24 करके आया, इतना इजी क्वेश्चन एटलीस्ट ये सब तो करके आना चाहिए। आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट है, मानते हैं कि आप लोग का टेक्निकल सही है, नॉन टेक थोड़ा वीक है, लेकिन इतना भी वीक नहीं होना चाहिए। ये इतना आसान क्वेश्चन है, आप लोग 24 करके आए हैं, ये गलत है। इस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देने के लिए बहुत सारा स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है। एक्चुअली ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। u इजिकल टू वी इजिकल टू 2:7, ठीक है, और v इजिकल टू w इजिकल टू 5:7। इसमें देखिए, आपको सबसे पहले रेशियो निकाल लेना पड़ेगा, सबको समान कर लेना। v का एक जगह में 7 दिया, एक जगह में 5 दिया, इसको समान करने के लिए इसको 5 दिए पूरा मल्टीपल करते, इसको 7 दिए पूरा मल्टीपल करते। तो इसमें देखिए u v और w का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग पूरा 2:7 जो है उसको 5 दे गुना किया, मतलब 10, और इधर आपका 35 आ जाएगा। इसमें भी देखिए v का आपका 5 और 7 35 आ गया, और 7 7 ज़र 49। तो इसमें देखिए आपका आ गया u इज टू v इज टू w, आपका आ गया 10:35:49। इसमें देखिए, इसमें तो रेशियो में है, u का मान दे दिया है 20, ठीक है, 20 आपको दे दिया है। तो इसमें देखिए 20 और हम लोग का जो रेशियो निकाला है इसमें 10 आया है, मतलब जस्ट 2 से गुना करने पर 20 आ रहा है। तो इसमें W का मान आपको पूछा है, W का मान क्या हो जाएगा, W का मान पूछा है, तो इसको भी जब आप 2 से गुना करेंगे तो इसको भी आप 2 से गुना करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगा, ये आपका 70 आएगा। तो W क्या हो जाएगा, इसको भी 2 से जब मल्टीपल करते हैं तो 98 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 98, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये भी क्वेश्चन इसने गलत करके आया है, इतना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा, मैं आपको पहले बताया था। सम ऑफ द एंगल इन क्वाड्रिलेटरल इज, चतुर्भुज में कोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, क्योंकि इसका टोटल 4 एंगल होता है 90 डिग्री, 90 × 36 सॉरी 90 × 4 360 डिग्री होता है।
इफ एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू, तो म्यू इज इक्वल टू होता है एफ बाई आर, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज़ ए पॉजिटिव एरर, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का पॉजिटिव एरर है। व्हाट इज द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर 24.98, तो इसमें बोला है एक माइक्रोमीटर में 0.02 मिलीमीटर पॉजिटिव एरर है, उसने जब मेज़र करे 24.98 मिलीमीटर, तो उसका करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगा। तो इसमें तो 0.02 मिलीमीटर ज़्यादा किए, इसलिए उसको माइनस कर देना है, -0.02, इसको करते तो 24.96 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना। 73 नंबर क्वेश्चन, गो साइड ऑफ द प्लग गेज विल हैव द डायमीटर इक्वल टू, प्लग प्रोमापी प्रोमापी के गो पर्स का बेस डैश के बराबर होता है, तो प्लग गेज का गो साइड इज इक्वल टू होता है मिनिमम साइज ऑफ द जॉब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसने मैक्सिमम साइज ऑफ द जॉब किए, गलत हो जाएगा, ये अगर आप लोग करते तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्लग गेज का गो साइड मिनिमम साइज ऑफ द जॉब को चेक करता है और नो गो साइड मैक्सिमम साइज ऑफ द जॉब को चेक करता है। 74 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। ए प्लग गेज व्हिच हैज़ इट्स गो एंड नो गो साइजेस ऑन द सेम एंड इज नोन एज, एक प्लग प्रोमापी जिसके गो और नो गो सिरे एक ही अंतिम छोर पर होते हैं उससे क्या कहते हैं। तो जिस प्लग गेज में गो और नो गो एंड एक ही तरफ होता है उसे प्रोग्रेसिव प्लग गेज कहते हैं। इसमें दोनों गो और नो गो एंड एक ही तरफ होता है, तो उसको पहचानने का एक चीज़ होता है, उसमें गो एंड को थोड़ा सा लंबा रखा जाता है नो गो एंड का तुलना में। ओके। 75 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। फाइल के दांतों को बीच धातु टुकड़े को अवरोध कहलाता है, मतलब क्लॉगिंग ऑफ द फाइल चिप्स बिटवीन द टीथ ऑफ, सॉरी, क्लॉगिंग ऑफ द मेटल चिप्स बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल इज, मतलब फाइल का टीथ का बीच में जो मेटल चिप्स उसमें फंस जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। पिनिंग ऑफ फाइल अगर हम लोग सटीक करके बिना यूज करते हैं तो उसमें सरफेस, जिस भी सरफेस में यूज़ करेंगे उसमें स्क्रैच मार्क्स आ जाता है। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये सब सिंपल क्वेश्चन आप तो जानते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में नॉर्मलाइजिंग क्यों किया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो भी ग्रेन स्ट्रक्चर है, ग्रेन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। मैसिनेबिलिटी इंप्रूव करता है एनिलिंग में, हार्डनेस बढ़ाता है हार्डनिंग में, और इंक्रीज द ब्रिटलनेस, ये भी हार्डनिंग में होता है। 77 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस हार्डनिंग प्रोसेस स्टील कंपोनेंट आर हीटेड इन एन एटमोस्फेयर ऑफ चारकोल, किस कठोरीकरण प्रक्रिया में स्टील अवयव चारकोल के वातावरण में गर्म किया जाता है। तो एक्चुअली आप सरफेस हार्डनिंग चैप्टर तो पढ़ लिए हैं, उसका सबसे पहला टॉपिक है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग में हम लोग सबसे पहले करते हैं कार्बोडाइजिंग। कार्बोडाइजिंग में मतलब होता है सरफेस में कार्बन को हम लोग ऐड करते हैं। तो कार्बोडाइजिंग हम लोग तीन तरह से करते हैं। अ, एक होता है सॉलिड कार्बोडाइजिंग, सेकेंड होता है आपका लिक्विड कार्बोडाइजिंग, और एक होता है गैस कार्बोडाइजिंग। सॉलिड कार्बोडाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, और बॉक्स में हम लोग वर्कपीस को डाल देते हैं और उसका चार पास में हम लोग चारकोल रख देते हैं। तो चारकोल में किसका परिमाण ज़्यादा होता है, कार्बन ज़्यादा होता है। तो कार्बन का जब एटमॉस्फेयर, चारकोल का जब एटमॉस्फेयर सृष्टि होता है उसमें कार्बन क्या होता है, उसमें गर्म करने पर कार्बन जाके जो भी वर्कपीस है वर्कपीस का सरफेस में जाके बैठ जाता है। उसका सरफेस में जाकर कार्बन जब ऐड हो जाता है, कार्बन ऐड होने पर जहाँ पे कार्बन रहेगा उसी सरफेस को हार्ड करना आसान होगा, वो तो हार्ड ऐसे हो जाएगा। इसीलिए उसका सरफेस में जाकर जब कार्बन बैठते हैं चारकोल से हट के, जब एक्चुअली बैठता है वर्कपीस पर, तो उसका बाद हम लोग क्या करते हैं, कार्बन उसमें ऐड हो जाता है, कार्बोडाइजिंग हो गया है, उसका बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट करके वो सरफेस को हार्ड बना देते हैं। तो ये आप एक्चुअली होता है सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। लेकिन इसमें जो हम लोग कार्बोडाइजिंग कार्बन ऐड कर रहे हैं चारकोल का एटमोसफेयर में रख के, तो इसको एक्चुअली कहते हैं कार्बोडाइजिंग, पैक कार्बोडाइजिंग जिसको हम लोग कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, फाइंड आउट द स्पिंडल स्पीड फॉर टर्निंग 40 मिलीमीटर स्टील रॉड इफ द कटिंग स्पीड इज 20 मीटर पर मिनट। इसमें आपको एक्चुअली निकालना है आरपीएम। आरपीएम का फॉर्मूला था कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइड बाई पाई डी। तो इसमें आप वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए इसमें 20 आपका कटिंग स्पीड दे दिया 1000, और इसमें 22/7 आप ले लीजिए, इंटू डायमीटर आप कर लीजिए
40, तो इसमें आपका वैल्यू लगभग आ जाएगा 160 का लगभग वैल्यू आ जाएगा। तो 161.3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, जो भी आपका नज़दीक है जो वैल्यू आएगा, अगर 161.59 भी आ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपका एक लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर से क्वेश्चन दिया है। होल्स ऑफ डायमीटर, इसमें बेसिक साइज 20, अपर डिविजन प्लस 0.025, लोअर डिविजन प्लस 0.015 आर असेंबल्ड इंटरचेंजेबली विद द पिन्स ऑफ डायमीटर 20 बेसिक साइज। इसका बाद प्लस 0.04 अपर डिविजन और लोअर डिविजन माइनस 0.010, मैक्सिमम इंटरफेरेंस इन माइक्रोमीटर इन द असेंबली विल बी। तो इसमें मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना होगा ये आपको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, जैसे पिछला क्वेश्चन में मैं आप लोग को समझाया था, बेसिक साइज, अपर डिवीजन, लोअर डिवीजन, मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, होल के लिए और शेफ्ट के लिए आप लिख लीजिए। वैसे लिखने के बाद आपको मैक्सिमम अलाउंस निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम अलाउंस का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम साइज ऑफ होल माइनस मिनिमम लिमिट ऑफ शेफ्ट, आपको लिखना है। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ होल आपका आ जाएगा 20.025 और मिनिमम लिमिट ऑफ शेफ्ट हो जाएगा 19.99। तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 0.035। इसमें देखिए आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब ये आपका इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, आपका क्लियरेंस हो रहा है। ये बार मिनिमम अलाउंस आप लिख लीजिए, मिनिमम अलाउंस। इसमें मिनिमम अलाउंस का फॉर्मूला तो मिनिमम लिमिट ऑफ होल माइनस मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेफ्ट। तो मिनिमम लिमिट ऑफ होल आ जाएगा आपका 20.015 और मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेफ्ट हो जाएगा 20.040। इसमें जब आप देखते हैं तो इसमें आपका वैल्यू आ जाएगा -0.025। माइनस में वैल्यू आ रहा है, मतलब ये आपका आ रहा है इंटरफेरेंस। तो इसमें सिर्फ एक ही में इंटरफेरेंस आ रहा है -0.025। ये आपका कितने में आ रहा है, ये आपका मिलीमीटर में आ रहा है। तो 0.025 मिलीमीटर से जब आप लोग माइक्रोन करते हैं, 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 25 आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस आपको निकालना है माइक्रोमीटर में, तो ये आपका हो जाएगा 25 माइक्रोमीटर या माइक्रोन। ओके, क्योंकि एक ही में आपका इंटरफेरेंस आ रहा है। इस फीट का अगर बात करें तो ये आपका ट्रांजिशन फीट आ रहा है, क्योंकि एक में आपका क्लियरेंस और एक में इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना हो जाएगा, इसीलिए 25 माइक्रोन हो जाएगा। अगर माइक्रोमीटर में अगर मिलीमीटर में पूछता तो 0.025 राइट आंसर होता। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मैंने अगर स्मार्ट बोर्ड में रहता ना और भी डिटेल में और भी अच्छे तरीके से मैं इस सभी टॉपिक को क्लियर कर सकता था, लेकिन मेरा मजबूरी है, मैं क्या करूं, आपको सलूशन देना भी है और बाकी मैं घर भी अभी तक नहीं जा पा रहा हूं, इसीलिए आज इसमें आपको देना पड़ रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। फिर भी मैंने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया, जितना हो सके मैक्सिमम आप लोगों को समझाने का। A hole whose lower division is 0 called basic hole. Which of the following letter indicates basic hole? Basic hole कैपिटल लेटर में इंडिकेट करता है H, और जब आपको बोलेगा बेसिक शाफ्ट तो आपका हो जाएगा, उसका अपर डिविजन 0 होता है जिसका H हो जाएगा, क्योंकि शाफ्ट के लिए क्या स्मॉल लेटर में होता है और इसके लिए जो अपर डिविजन होता है बेसिक शाफ्ट के लिए अपर डिविजन 0 होता है, और उसका कौन सा लेटर से हम लोग इंडिकेट करते हैं बेसिक शाफ्ट को, स्मॉल h से हम लोग डिनोट करते हैं। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी का साथ कंप्लीट होता है फीटर पेपर का टोटल 80 क्वेश्चन का एनालिसिस। और अगर आपका पास टर्नर या वेल्डर का क्वेश्चन पेपर है, बाकी ट्वेट का भी क्वेश्चन पेपर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं 8583870223। इसमें आप भेज दीजिए, मैं आप लोगों को उसी का सलूशन देने का जल्दी कोशिश करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।